एनके नॉवल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तैयार हो जाओ, अब शुरू होती है जंग। हर कहानी में है दम, हर सीन नया है। एनके नॉवल वर्ल्ड सपनों से सजाया है। एनके नॉवल वर्ल्ड हर दिल पे छाया है। आओ इस दुनिया में जहां जोश रहता है। एनके नॉवल वर्ल्ड। अंधेरा इतना घना कि ऐसा लग रहा था मानो मैं रोशनी को हमेशा के लिए भूल चुका हूँ। जब मेरी आंखें खुली तो सबसे पहले मुझे अपनी ही भारी सांसों की गूंज सुनाई दी। फेफड़ों में एक अजीब सी ठंडी हवा भर रही थी। यह क्या है? धिक्कार है। मेरे मुंह से अनायास ही गालियां निकलने लगीं। जब आंखों ने खुद को उस धुंधली रोशनी के काबिल बनाया तो जो देखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। मैं किसी पत्थर की एक विशाल और ठंडी संरचना के अंदर था। दीवारों पर अजीबोगरीब आकृतियां और रहस्यमयी निशान बने थे। ये पृथ्वी की किसी भी इमारत जैसा नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो मैं किसी प्राचीन और श्रापित पिरामिड के अंदर दफन हो गया हूँ। दिमाग सुन्न था। आखिरी बात जो मुझे याद थी वो थी मेरी बहन युल्हा का चेहरा। हम साथ बैठकर खाना खा रहे थे, हंस रहे थे। फिर अचानक मेरे फ़ोन पर एक अनजान काकाओटॉक मैसेज आया, क्या आप इस खेल में शामिल होना चाहते हैं? मैंने उसे किसी दोस्त का घटिया मजाक समझा और बिना सोचे समझे बटन दबा दिया। बस वही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित हुई। मेरे पैर कांप रहे थे। मैं अकेला नहीं था। सिसकियों और डर से भरी आवाज़ें गुफा की दीवारों से टकराकर लौट रही थीं। कोई हमें यहाँ से बाहर निकालो। ये तलवारें और ढाल यहाँ क्यों रखी हैं? क्या हम किसी फिल्म के सेट पर हैं? तभी उस खौफनाक सन्नाटे को चीरते हुए एक ठंडी, बेजान और रूह कंपा देने वाली आवाज़ गूंजी। खिलाड़ियों का इस दुनिया में स्वागत है। आपने निमंत्रण स्वीकार किया है और अब आपको इस मरते हुए महाद्वीप को बचाने के लिए एक नायक के रूप में चुना गया है। नायक, हमें अपनी जान की पड़ी है। हमें घर जाना है। एक आदमी पागलों की तरह चिल्लाया, लेकिन वह आवाज़ किसी मशीन की तरह बेरहम थी। लेकिन हर कोई उस महाद्वीप तक नहीं पहुंच पाएगा। केवल वही लोग आगे जा पाएंगे जो ट्यूटोरियल को पार करेंगे। याद रहे, यह कोई सपना नहीं है। यह आपकी नई हकीकत है और यहाँ आपकी मौत निश्चित है अगर आप कमज़ोर पड़े। मौत, सर्वाइवल, इन शब्दों ने सबको पत्थर बना दिया। गुफा के कोने में रखे हथियार अब पुराने ज़माने के कबाड़ नहीं, बल्कि मौत और जिंदगी के बीच की आखिरी दीवार थे। वहाँ चमड़े की बोतलों में पानी और थोड़ा सा भोजन रखा था। सब कुछ इतना असली था कि उसे जुटलाना नामुमकिन था। उस अदृश्य गाइड ने निर्देश दिया, अपनी क्षमताएं देखने के लिए स्टेटस विंडो बोलें। ये जगह आपको और भी ताकतवर बनाएगी। जैसे ही लोगों ने पागलों की तरह स्टेटस विंडो चिल्लाना शुरू किया, मैंने भी अपनी कांपती हुई आवाज़ में कहा, स्टेटस विंडो। अचानक मेरी आंखों के ठीक सामने एक पारदर्शी नीली स्क्रीन तैरने लगी। नाम लीकी यंग। उम्र 25 साल। स्वभाव सावधान रणनीतिकार। स्टैट्स शक्ति 10, चपलता 11, सहनशक्ति 11, बुद्धिमत्ता 19, भाग्य 21, जादू 00। मेरी सांसें थम गईं जब मैंने स्क्रीन के सबसे नीचे बैंगनी पर्पल रंग की एक चमक देखी। यह एक हीरोइक ग्रेड की शक्ति थी, माइंड्स आई। इस शक्ति का मतलब था कि मैं न केवल अपना बल्कि दूसरों का भी वो सच देख सकता था जो खुद उन्हें भी नहीं पता था, उनकी छिपी हुई टैलेंट रेटिंग। एक पल के लिए मेरे मन में उम्मीद की किरण जागी। क्या मैं कोई चुना हुआ महान योद्धा हूँ? क्या मैं इस नर्क का राजा बनूंगा? मैंने अपनी धड़कनों को काबू में करते हुए अपना खुद का टैलेंट चेक किया, लेकिन जो शब्द स्क्रीन पर उभरे उन्होंने मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी। लीकी यंग के टैलेंट की जांच। शक्ति क्षमता साधारण औसत से बहुत नीचे। चपलता क्षमता साधारण औसत से बहुत नीचे। जादू क्षमता साधारण औसत से बहुत नीचे। सारांश, इस खिलाड़ी का टैलेंट लेवल सबसे घटिया है। आप चाहे अपनी आत्मा भी बेच दें, फिर भी आप कभी एक मामूली योद्धा से ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे। आपके जीवित रहने की संभावना न के बराबर है। तलवार उठाना भी आपके लिए समय की बर्बादी है। मेरे शरीर का सारा खून जैसे जम गया। उम्मीदें मिट्टी में मिल चुकी थीं। मैं कोई हीरो नहीं था। मैं तो इस खेल का सबसे कमज़ोर और बेकार मोहरा था। धिक्कार है इस किस्मत पर। मैंने अपने होंठ इतनी जोर से काटे कि खून निकल आया, लेकिन दर्द ने मुझे जगा दिया। अगर मेरे पास ताकत नहीं है तो क्या हुआ? मेरे पास दिमाग है। अगर मैं खुद शिकारी नहीं बन सकता तो मैं सबसे ताकतवर शिकारी का हाथ पकड़ लूंगा। मुझे जिंदा रहना था अपनी बहन युल्हा के लिए, और अब मेरा असली खेल शुरू होने वाला था। धिक्कार है। मेरे मुंह से बस यही शब्द निकल रहे थे। सिस्टम की ठंडी आवाज़ ने आखिरी चेतावनी दी थी, निर्देश समाप्त। ट्यूटोरियल का शुरुआती बिंदु जल्द ही खुलने वाला है। राक्षसों का हमला होगा, कृपया सावधान रहें। आउट। अभी तो मैंने ठीक से अपनी किस्मत पर रोना भी शुरू नहीं किया था कि अचानक बाहर से अनजान दरिंदों के गुर्राने की आवाज़ें आने लगीं। पूरी गुफा खौफ से भर गई। डरे हुए लोग दीवारों से चिपकने लगे और जिन थोड़े बहुत लोगों के हाथों में हथियार थे वे अपनी जान बचाने के लिए कांपते हाथों से उन्हें कसकर पकड़ रहे थे। मैंने भी अपनी जान बचाने के लिए एक भला स्पीयर उठा लिया। मेरे पास तलवार उठाने का विकल्प था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन राक्षसों के करीब जाकर उनसे लड़ूं। भला कम से कम उन्हें मुझसे दूर तो रखेगा। तभी भीड़ के बीच से एक भारी भरकम शरीर वाला आदमी चिल्लाया, अपनी ढाल उठाओ। क्या तुम्हें बाहर की आवाज़ें सुनाई नहीं दे रही? हथियार उठाओ कायरों। वह आदमी दूसरों पर चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ में एक अजीब सा जोश था।
मैंने तुरंत अपनी माइंड आइक का इस्तेमाल उसकी असलियत जानने के लिए किया। खिलाड़ी का नाम पाक डोगगू पाक दियोगगू। उम्र 23 साल। स्वभाव उत्साही मसल हेड एंथुजियास्टिक मसल हेड। टैलेंट रेटिंग स्ट्रेंथ और स्टेमिना हीरोइक ग्रेट बेहतरीन। मैं दंग रह गया। यह आदमी दिखने में 23 साल का बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसका शरीर मांस से नहीं बल्कि फौलादी मांसपेशियों से बना था। जहां मेरी ताकत सिर्फ 10 थी, इसकी ताकत और सहनशक्ति 20 और 30 के पार थी। सिस्टम ने साफ लिखा था ली की यंग की तुलना में इस खिलाड़ी की क्षमताएं साधारण हैं। सिस्टम को मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ना था। खैर, मुझे समझ आ गया कि यह पाक डोगगू मेरे लिए एक बेहतरीन मीट शील्ड मांस की ढाल साबित हो सकता है। अगर मैं इससे दोस्ती कर लूं तो मेरी जान बचने की संभावना बढ़ जाएगी। मैंने भाले के साथ कुछ अभ्यास किया, जिसे देखकर डोगगू के चेहरे पर एक मुस्कान आई। क्या तुम भी लड़ने वाले हो भाई? उसने पूछा। हाँ बिल्कुल, बाहर जो कुछ भी है उससे लड़ना ही होगा। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से मौत जल्दी आएगी, मैंने दृढ़ता से कहा। मेरी कमजोर कदकाठी के बावजूद मेरा आत्मविश्वास उसे पसंद आया। मैंने वहां मौजूद बाकी डरे हुए लोगों को भी उकसाया, चाहे ये सपना हो या कोई घटिया मजाक, अगर जिंदा रहना है तो हथियार उठाने ही होंगे। धीरे धीरे माहौल बदलने लगा। लोग एक दूसरे को देखकर हथियार उठाने लगे। शुरुआती द्वार खुलने में 5 4 3 2 1 द्वार खुल गया है। सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं। हमें लगा था कि हम तैयार हैं। हमें लगा था कि हम उन राक्षसों को रोक लेंगे, लेकिन ये सब सिर्फ एक भ्रम था। अचानक सामने का दरवाजा नहीं बल्कि गुफा के पीछे का एक पत्थर का द्वार खुला। एक नरभक्षी राक्षस बिजली की रफ्तार से अंदर झपटा और भागने की कोशिश कर रही एक महिला की गर्दन अपनी जबड़ों में जकड़ ली। खून का फव्वारा सीधे मेरे चेहरे पर आ गिरा। एक पल में सब कुछ नर्क बन गया। चारों तरफ से राक्षस अंदर घुसने लगे। चीखें, खून और मौत का तांडव शुरू हो चुका था। वह बहादुर दिखने वाला पाक डोगगू भी सदमे में अपनी ढाल और तलवार लिए खड़ा रह गया। वह भी हमारी तरह एक साधारण इंसान था जिसने कभी असल मौत नहीं देखी थी। क्या कर रहे हो? मरना चाहते हो क्या? भागो! मैंने उसे चिल्लाकर होश में लाया। डोगगू की तंद्रा टूटी। उसने अपनी तलवार चलाई और एक राक्षस का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन रक्षा की दीवार टूट चुकी थी। हर तरफ भगदड़ मच गई थी। भागो डोगगू, यहाँ रुके तो कीमा बन जाएंगे। मैंने भागते हुए देखा कि कोने में पानी की बोतलें और खाने की थैलियां पड़ी थीं। इस नर्क में बिना पानी के हम प्यास से मर जाते। डोगगू, पानी उठाओ। अभी उठाता हूँ भाई। भागते हुए मैंने देखा कि एक ज़ॉम्बी जैसे राक्षस ने एक औरत के कंधे को चबा लिया था। उसने कांपते हुए हाथ से मेरी तरफ इशारा किया, मुझे बचा लो। मेरा दिल एक पल के लिए पसीजा, लेकिन मेरे हाथ उसे बचाने के लिए नहीं बढ़े। मैंने अपनी नज़रें फेर ली और पानी की थैलियां उठाकर वहां से भाग निकला। वह औरत राक्षसों का खाना बन गई और शायद उसके कारण मुझे भागने का थोड़ा वक्त मिल गया। तभी एक राक्षस मेरी तरफ हवा में उछला। मेरी मौत करीब थी। पुक! अचानक कहीं से एक तलवार आए और उस राक्षस के सिर के पार हो गई। वह मरकर मेरे पैरों के पास गिरा। मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह एक आदमी था। उसकी आंखों में मौत का खौफ नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और हताशा थी। ऐसा लग रहा था मानो वह मौत के इस खेल को पहले भी देख चुका है। हमारी नज़रें मिली, लेकिन बात करने का वक्त नहीं था। मैं और पाक डोगगू गुफा से बाहर एक खुले मैदान की तरफ भागे। पीछे मुड़कर देखा तो राक्षस अभी भी गुफा के अंदर मौजूद लोगों को नोच नोच कर खा रहे थे। उनकी चीखें अभी भी मेरे कानों में गूंज रही थीं। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन लोगों के चेहरे मेरी यादों में तैर रहे थे जिन्हें मैं मरता हुआ छोड़ आया था। बुरा मत मानो भाई, तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था, पाक डोगगू ने भारी आवाज में कहा। हाँ मैं जानता हूँ, मैंने धीमी आवाज में जवाब दिया। लेकिन मेरे अंदर का इंसान मर चुका था। अब सिर्फ एक सावधान रणनीतिकार बचा था जिसे किसी भी कीमत पर इस खेल को जीतना था। अब हम क्या करेंगे भाई? पाक डोगगू की आवाज़ डर से कांप रही थी। उसके भारी भरकम शरीर के बावजूद उसकी आंखों में एक छोटे बच्चे जैसी दहशत थी। अगर मुझे पता होता कि क्या करना है तो क्या मैं यहाँ बेकार खड़ा रहता? मैंने उसे झिड़कते हुए जवाब दिया। मेरा खुद का दिमाग सुनना था, लेकिन मुझे खुद को शांत दिखाना था। डोगगू ने मेरी घबराहट भांप ली और चुपचाप मुझे देखने लगा। ट्यूटोरियल शुरू होने के बाद से वह लगातार बक बक कर रहा था, पर अब शायद उसे समझ आ गया था कि हालात कितने गंभीर हैं। हमें नहीं पता कि यह जगह असल में क्या है। पहले हमें यहाँ की बारीकियों को समझना होगा, मैंने दीवार के एक तन कोने में दुबकते हुए कहा। यह जगह एक भूल भुलैया की तरह थी जहाँ हम दोनों का समाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन फिलहाल यही हमारी सबसे सुरक्षित पनाहगाह थी। मेरे पास थोड़ा खाना, पानी और हथियार थे, पर सवाल यह था कि ये कब तक चलेंगे और क्या हम यहाँ वाकई सुरक्षित थे। भाई, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ सच में होगा। डोगगू बुदबुदाया। तुमने स्टेटस विंडो देखी है, उन राक्षसों को देखा है। यह कोई वहम नहीं है, कोई वीडियो गेम नहीं है, यह हकीकत है। काश यह कोई सपना होता, मैंने लंबी सांस लेते हुए कहा। अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते हुए देखना और उन खौफनाक दरिंदों का सामना करना, हकीकत बहुत कड़वी थी। डोगगू ने उम्मीद भरी नजरों से पूछा, इस ट्यूटोरियल का मकसद सिर्फ जिंदा बचना है ना? अगर हम यहाँ छिपे रहें तो? इतना आसान नहीं है डोगगू। हमारे पास जो खाना पानी है वह एक हफ्ते भी नहीं चलेगा, और इस बात की क्या गारंटी है कि वे राक्षस हमें यहाँ नहीं ढूंढ लेंगे? डोगगू के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। मैंने बात जारी रखी, और मान लो हम यहाँ से बच भी गए तो आगे क्या? इस ट्यूटोरियल के बाद हमें महाद्वीप कॉन्टिनेंट नाम की जगह पर भेजा जाएगा। हो सकता है ये नर्क उस जगह के मुकाबले स्वर्ग हो।
सिर्फ यहाँ छिपकर बैठने से काम नहीं चलेगा। डोगबू चुप हो गया। उसे पता था कि मैं सही कह रहा हूँ। इस खेल का नियम सीधा था, या तो शिकार करो या शिकार बन जाओ। मैंने उससे पूछा, क्या तुमने कभी वीडियो गेम खेला है? भाई, इस दुनिया में ऐसा कौन है जिसने गेम न खेला हो? उसने हैरान होकर कहा, स्टेटस विंडो, लेवल, क्लास, इक्विपमेंट, ये सब गेम के शब्द हैं। अगर तुम इसे एक गेम की तरह देखो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें लेवल अप करना होगा, अपनी ताकत बढ़ानी होगी ताकि हम उन राक्षसों का सामना कर सकें, न कि उनसे भागें। मैंने डोगबू की आंखों में देखा। वह डरा हुआ था, लेकिन उसमें लड़ने की क्षमता थी। बस उसे एक धक्का देने की जरूरत थी। तभी गलियारे के दूसरी तरफ से एक आवाज आई, गीक। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। डोगबू ने भी अपनी सांसें रोक लीं। वह आवाज करीब आ रही थी। धिक्कार है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? मेरा मन चिल्ला रहा था, लेकिन मैंने अपने होंठ काट लिए। अगर आज मैं इस डर से नहीं लड़ा तो मैं कभी इस नर्क से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। मैंने दीवार की दरार से बाहर झांका और अपनी शक्ति माइंड आई का इस्तेमाल किया। राक्षस का नाम क्रॉफिश। स्टैट्स, शक्ति 11, चपलता 15, सहनशक्ति 14, धीरज 12। उसकी शक्ति मुझसे थोड़ी ही ज्यादा थी। वह दिखने में बेहद घिनौना था, हरा शरीर, बाहर निकले हुए जबड़े और नुकीले दांत। मुझे याद आया कि कैसे इसी तरह के एक राक्षस ने उस बेगुनाह औरत की गर्दन चबा डाली थी। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, हाथ पैर कांप रहे थे। लेकिन अगर मैं अभी बाहर नहीं निकला तो मैं यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। अगर मैं बाहर नहीं गया तो भी मौत तय है, मैंने खुद से कहा। एक गहरी सांस ली और चिल्लाते हुए बाहर झपटा। गीक। राक्षस ने मुझे देख लिया था। वह मेरी सोच से कहीं ज्यादा तेज था। डर के मारे मेरा शरीर पत्थर जैसा भारी हो गया था। मैंने आंखें बंद करके अपना भला उसके सिर की तरफ चलाया। राक्षस नीचे झुक गया और मेरा वार चूक गया। कांपते हाथों से मैंने दोबारा वार किया और इस बार भला उसके कंधे के पार निकल गया। आह! मैं पागलों की तरह चिल्लाया और भले को और अंदर धकेल दिया। राक्षस दर्द से छटपटाते हुए दीवार से जा टकराया। मैंने भला छोड़ा और पास पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाकर उसके सिर पर दे मारा। मर जा कमीने, मर जा। मैं तब तक पत्थर मारता रहा जब तक उसका सिर कीमा नहीं बन गया। मेरे हाथों पर उसका अजीब सा चिपचिपा खून और मांस लगा था, लेकिन मुझे कोई दर्द या घिन महसूस नहीं हो रही थी। बस एक ही धुन सवार थी, जीने की धुन। जब मेरा गला सूख गया और हाथ थक गए तब मैंने पत्थर नीचे गिराया। मेरी छाती धौंकनी की तरह चल रही थी। ये पहली बार था जब मैंने किसी जीवित चीज की जान ली थी। तभी सिस्टम का मैसेज चमका, शक्ति स्ट्रेंथ में 1 अंक की वृद्धि हुई है। मैंने मुड़कर देखा। डोगबू दीवार के पीछे से मुझे फटी आंखों से देख रहा था। उसे यकीन नहीं था कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? उसने दबी आवाज में पूछा। ली की यंग। क्या मैं आपको ह्युंगनिम बड़े भाई कह सकता हूँ? मैंने बस सर हिला दिया। वह अब मुझे एक अलग नज़र से देख रहा था, सम्मान और उम्मीद की नज़र से। अगर मैं ये कर सकता हूँ तो तुम मुझसे बेहतर कर सकते हो डोगो। मैंने उसकी हिम्मत बढ़ाई। मैं समझ गया ह्युंगनिम। अब आगे क्या करना है? मैंने अंधेरे गलियारे की ओर देखा और कहा, अब हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना है और अपनी क्लास हासिल करनी है। अभी के लिए हमारा पहला मकसद यहाँ से निकलना और अपनी क्लास हासिल करना है। मैंने डोगबू की ओर देखते हुए कहा। लेकिन भाई, हमें क्लास मिलेगी कैसे? डोगबू ने हैरानी से पूछा। मैंने उसे एक फीकी मुस्कान दी। मुझे नहीं पता। डोगबू का चेहरा उतर गया। आप तो बहुत होशियार लगते हैं भाई, कम से कम उन किताबी कीड़ों से तो ज्यादा भरोसेमंद हैं जो सिर्फ रटना जानते हैं। उसकी बात आधी सही थी। मैं बहुत होशियार नहीं था, बस मैं जिंदा रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। क्लास पाने का एक ही रास्ता है, शिकार। सिस्टम ने कहा था कि हमारी मेहनत ही तय करेगी कि हमें कौन सी क्लास मिलेगी। अगर हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो हम मर जाएंगे। मैंने अपने सामान में से जूते के फीते और पुराने चमड़े के टुकड़े निकाले और डोगबू के शरीर पर बांधने लगा। भाई, ये तो कवच आमर जैसा लग रहा है, पर इसकी जरूरत आपको मुझसे ज्यादा है, डोगबू ने भावुक होकर कहा। मैंने मन ही मन सोचा, लड़ना तुम्हें आगे रहकर है तो सुरक्षा भी तुम्हारी ही जरूरी है। तुम बचोगे तभी मैं बचूंगा। पर मैंने उससे सिर्फ इतना कहा, तुम मुझसे लंबे और मजबूत हो डोगबू। मुझे तुम पर भरोसा है। फौलादी ढाल, पाक डोगबू। डोगबू ने मेरी उम्मीदों से बेहतर काम किया। उसकी सहनशक्ति एंड्योरेंस अब 30 से बढ़कर 33 हो गई थी। जब भी कोई राक्षस हमला करता वह अपनी ढाल से उसे पीछे धकेल देता और मैं अपने भाले से उसके चेहरे पर वार करता। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। मैंने डोगबू को समझाया कि आवाज़ कम रखनी है। ट्यूटोरियल के शुरुआती बिंदु पर जो कत्लेआम हुआ था उसकी वजह लोगों का शोर था। राक्षस आवाज़ के प्रति बहुत संवेदनशील थे। तभी गलियारे में एक गूंज सुनाई दी, बचाओ, कोई है, मेरी मदद करो। एक लड़की की आवाज़ थी जो करीब आ रही थी। डोगबू ने अपनी तलवार संभाल ली। मेरा मन कह रहा था कि किसी अनजान बोझ को साथ लेना खतरनाक हो सकता है। हमारे पास संसाधन सीमित थे। लेकिन तभी मैंने अपनी माइंड आई का इस्तेमाल उस भागती हुई लड़की पर किया। खिलाड़ी का नाम जंगहयान युंगहाइन। उम्र 21 साल। जादू क्षमता मैजिक पोटेंशियल लेजेंडरी या उससे ऊपर। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस लड़की का जादुई टैलेंट लेजेंडरी था, जहां मेरा जादू 0 था। इसका अभी से 10 था। सिस्टम ने तो यहां तक कह दिया कि ली की यंग की तुलना में ये लड़की एक दैत्य है। मेरा इरादा तुरंत बदल गया। ये लड़की बोझ नहीं बल्कि भविष्य का सबसे बड़ा हथियार थी। डोगो, हमें इसे बचाना होगा, मैंने चिल्लाकर कहा। 3 राक्षस उसके पीछे थे।
हमने उन्हें एक तंग कोने में घेरा। डोगबू ने अपनी ढाल से रास्ता रोका, लेकिन 3 राक्षसों का एक साथ मुकाबला करना भारी पड़ रहा था। डोगबू का संतुलन बिगड़ने लगा। तभी अचानक एक चमकती हुई तलवार हवा को चीरती हुई आई और आखिरी राक्षस के सीने के पार हो गई। राक्षस ढेर हो गया। मैंने सर उठाकर देखा, वह वही आदमी था जिसने शुरुआत में मेरी जान बचाई थी। लेकिन इस बार जब मैंने उसकी स्टेटस विंडो देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। खिलाड़ी का नाम किम ह्युन-सुंग किम हायन-सिंह। उपाधि अल्टानस का रेग्रेसर, द रेग्रेसर, दूसरी बार जीने वाला योद्धा, वह जिसने बलिदान को चुना। रेग्रेसर समय को पीछे मोड़ने वाला। मेरे सामने जो शख्स खड़ा था वह इस खेल को पहले भी खेल चुका था। वह भविष्य से लौटकर आया था। उसे पता था कि आगे क्या होने वाला है, कौन मरने वाला है और जीत का रास्ता कहाँ है। मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मुझे मेरा टिकट मिल गया था। अगर मैं इस रेग्रेसर का विश्वास जीत लूं तो इस नर्क में मुझे कोई नहीं मार पाएगा। शुक्रिया दोस्त, मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, जबकि मेरा दिमाग पहले ही उसे इस्तेमाल करने की हजारों साजिशें रच चुका था। मैंने एक बार फिर उसकी स्टेटस विंडो को ध्यान से पढ़ा। मेरी आंखों ने कोई धोखा नहीं खाया था। नाम किम ह्युन-सुंग किम हायन-सिंह। उपाधि अल्टानस का रेग्रेसर, दूसरी बार जीने वाला योद्धा, वह जो विफल हुआ, जिसने बलिदान को अपनाया। रेग्रेसर यानी समय के पीछे यात्रा करने वाला। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? शुरुआत में ऐसी बातों पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन इस नर्क और इन राक्षसों को देखने के बाद अब मैं किसी भी बात पर शक नहीं कर सकता था। किम ह्युन-सुंग एक ऐसा इंसान जो इस पूरी तबाही को पहले भी देख चुका है। ये बात साफ कर देती है कि वह शुरुआत में इतना शांत और निडर क्यों था। जहां हम डर से कांप रहे थे, वह जानता था कि तलवार कहां चलानी है। सिस्टम मैसेज, तुलना करना भी पाप होगा। खिलाड़ी ली की यंग को गर्व महसूस करना चाहिए कि वह इस व्यक्ति से बात भी कर पा रहा है। क्या बकवास है। सिस्टम मुझे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। पर सच तो यही था। ह्युन-सुंग की ताकत, उसकी रफ्तार और उसके टैलेंट का स्तर इतना ऊंचा था कि उसे मापना नामुमकिन था। उसके पास स्वॉर्ड एक्सपर्ट जैसी हीरोइक विशेषता एट्रीब्यूट भी थी। मैंने अपने होंठ काट लिए। दुनिया कितनी नाइंसाफी से भरी है। मैं यहाँ अपनी जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहा हूँ और यह शख्स भविष्य का नक्शा जेब में लेकर घूम रहा है। तभी पाक डोगबू की आवाज़ ने मुझे ख्यालों से बाहर निकाला। भाई, ये वही है जिसने आपकी जान बचाई थी। दोस्त, मेरा नाम पाक डोगबू है। मेरा नाम किम ह्युन-सुंग है, उसने बड़ी शालीनता से जवाब दिया। और मैं ली की यंग हूँ, मैंने अपना परिचय दिया। ह्युन-सुंग की नज़रें हमारे हथियारों और डोगबू के शरीर पर बंधे उस कच्चे चमड़े के कवच पर टिकी थीं। लगता है तुम दोनों को लड़ने का अनुभव है, उसने धीमी आवाज़ में कहा। सब ह्युन निम ली की यंग की बदौलत है। इन्होंने ही मुझे हिम्मत दी और यह कवच बनाया, डोगबू ने बड़े गर्व से कहा। मैंने महसूस किया कि ह्युन-सुंग की पैनी नज़रें मुझे गहराई से देख रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह मेरी आत्मा के पार देख रहा हो। क्या उसे पता चल गया है कि मैं उसकी स्टेटस विंडो पढ़ रहा हूँ? मेरा शरीर अनजाने में ही कांपने लगा। अगर इस शख्स को जरा भी शक हुआ कि मैं इसके लिए खतरा हूं, तो इसकी एक तलवार मेरा खेल खत्म कर सकती थी। लेकिन ह्युन-सुंग का स्वभाव पुण्यकारी मध्यस्थ, वेल मीनिंग आर्बिट्रेटर का था। वह एक आदर्शवादी नायक था। तभी मेरा ध्यान उस लड़की की तरफ गया जिसे हमने बचाया था, जंग हयान। वह अभी भी सदमे में थी। शुक्रिया, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। कोई बात नहीं, हम भी बचे हुए लोगों को ही ढूंढ रहे थे। मैंने बड़ी कोमलता से उसका हाथ थाम लिया। ह्युन-सुंग हमें देख रहा था। मैंने उससे कहा, ह्युन-सुंग, मदद के लिए शुक्रिया। अगर तुम नहीं आते तो 3 राक्षसों का मुकाबला करना हमारे लिए नामुमकिन होता। मैं बचे हुए लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ। हमने एक सुरक्षित कैंप बनाया है जहाँ करीब 30 लोग हैं। क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगे? ह्युन-सुंग ने प्रस्ताव रखा। 30 लोग? मेरा दिमाग खतरे की घंटी बजाने लगा। जहाँ ज्यादा लोग होते हैं वहाँ ड्रामा और खतरा भी ज्यादा होता है। लेकिन मुझे ह्युन-सुंग के साथ रहना था क्योंकि उसके पास भविष्य की जानकारी थी। वह जानता था कि इस ट्यूटोरियल को कैसे जीतना है। हम जरूर आएंगे, मैंने हाँ कर दी। ह्युन-सुंग की नज़रें अचानक जंग हयान पर ठहर गईं। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी प्यासे को रेगिस्तान में नखलिस्तान ओएसिस मिल गया हो। वह हयान को ऐसे देख रहा था मानो उसे सालों से ढूंढ रहा हो। हयान उसकी इस पैनी नज़र से डरकर मेरे पीछे छिप गई। मैंने मन ही मन हिसाब लगाना शुरू किया। किम ह्युन-सुंग एक रेग्रेसर है। अगर वह हयान को इस तरह देख रहा है तो इसका मतलब साफ है, जंग हयान भविष्य में कोई बहुत बड़ी और ताकतवर हस्ती बनने वाली है। मेरी माइंड्स आई ने भी यही कहा था कि उसका जादुई टैलेंट लेजेंडरी है। वह एक अनमोल खजाना है। ह्युन-सुंग और डोगबू आगे चलने लगे। मैंने हयान का हाथ मजबूती से थाम रखा था। किम ह्युन-सुंग के लिए मैं और डोगबू शायद सिर्फ साधारण राही थे जिनका भविष्य में कोई खास महत्व नहीं था। लेकिन जंग हयान, वह इस खेल को पलटने वाली ताकत थी। ह्युन-सुंग के पास भविष्य की यादें थीं, पर मेरे पास ये अनमोल खजाना हयान था। किम ह्युन-सुंग, तुम भले ही भविष्य से आए हो, लेकिन इस राउंड में बाजी मैं मारूंगा। मैंने एक कुटिल मुस्कान के साथ अंधेरे गलियारे में कदम बढ़ाया। सच तो ये था कि इस नर्क में जंग हयान इकलौता खजाना नहीं थी। किम ह्युन-सुंग खुद एक चलता फिरता खजाना था। आखिर वह एक ऐसा इंसान था जिसने शायद इस दुनिया का अंत अपनी आंखों से देखा था। वह जानता था कि भविष्य में क्या होने वाला है और वह उस जानकारी का इस्तेमाल इतिहास बदलने के लिए कर रहा था। किसी फैंटेसी नॉवेल की तरह वह इस कहानी का चुना हुआ नायक था। मुझे इस कमीने से जलन तो हो रही है, मैंने मन ही मन सोचा। मुझे उसकी जिम्मेदारियों से जलन नहीं थी, बल्कि उस ताकत और उन संसाधनों से जलन थी जो उसे मिलने वाले थे।
ये तो पत्थर की लकीर थी कि वह बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा, और मेरा इरादा साफ था, मुझे उसकी इस तरक्की का पूरा फायदा उठाना था। अभी और कितनी दूर है? क्या हम सही रास्ते पर हैं? पाक डोगबू ने भारी आवाज में पूछा। हाँ, बस हम पहुंच ही गए, युनसुंग ने बिना पीछे मुड़े जवाब दिया। युनसुंग की फुर्ती देखने लायक थी। वह चलते हुए भी अपने आसपास की हर हलचल पर नजर रख रहा था। हालांकि अभी उसके स्टैट्स उतने ऊंचे नहीं थे कि वह अकेले सैकड़ों राक्षसों को मार सके, लेकिन उसकी क्लास, मैजिक पावर और स्वॉर्ड एक्सपर्ट जैसी खूबियां उसे यहाँ मौजूद हर किसी से मीलों आगे खड़ा करती थीं। शायद इसीलिए तुम पिछली बार उन लोगों को नहीं बचा पाए थे, मैंने उसकी पीठ को देखते हुए सोचा। अगर वह इतना ही ताकतवर होता तो शुरुआती बिंदु स्टार्टिंग पॉइंट पर एक भी लाश नहीं गिरती। बातों बातों में ह्युनसुंग ने बताया कि यहाँ अलग अलग जगहों पर कई शुरुआती बिंदु थे और वह और भी जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहा है। उसकी आंखों में एक अजीब सी सच्चाई थी। उसका पुण्यकारी मध्यस्थ स्वभाव सिर्फ दिखावा नहीं था, वह वाकई सबको बचाना चाहता था। ये बेवकूफ़ इंसान। मेरा सिर यह सोचकर फटने लगा कि वह इन 30 लोगों को एक साथ कैसे जिंदा रखेगा। ज्यादा लोग मतलब ज्यादा शोर, ज्यादा खाना और ज्यादा खतरा। आप ठीक तो हैं? क्या मैं बहुत भारी हूँ? जंग हयान ने धीमी आवाज में पूछा। वह अभी भी मेरे सहारे चल रही थी। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं बस कुछ सोच रहा था। मैंने उसे एक कोमल मुस्कान दी। उसे सहारा देना थकाऊ था, लेकिन यह भविष्य के लिए एक निवेश इन्वेस्टमेंट था। हयान का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वह पुरुषों के इतने करीब रहने की आदी नहीं थी। मैंने जानबूझकर थोड़ा फासला बनाए रखा ताकि उसका भरोसा जीत सकूं। एक भले इंसान का मुखौटा पहनना मेरी सबसे बड़ी ताकत थी। तभी हम एक विशाल खुली जगह पर पहुंचे। बुरा नहीं है, मैंने जगह का मुआयना करते हुए सोचा। इस जगह का सिर्फ एक ही प्रवेश द्वार था जिसे आसानी से सुरक्षित किया जा सकता था। ये किसी मजबूत किले जैसा था। कमाल है, आपने ये जगह कैसे ढूंढी? डोगबू ने हैरानी से पूछा। बस तलाश करते हुए मिल गई, युनसुंग ने सादगी से कहा। पर मैं जानता था कि वह झूठ बोल रहा है। ये जगह शुरुआती बिंदु से बहुत दूर थी। वह सीधा यहाँ आया था क्योंकि उसे पिछले राउंड से इस जगह का पता था। जैसे ही हम गेट के पास पहुंचे, एक महिला हमारा स्वागत करने बाहर आई। वह कद में थोड़ी छोटी थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक चतुर मुस्कान थी। युनसुंग ओप्पा, आप आ गए। अरे नए लोग। उसने डोगबू के विशाल शरीर और हथियारों को देखकर एक पल के लिए अपनी आंखें सिकुड़ी, पर तुरंत खुद को संभाल लिया। मैंने तुरंत अपनी माइंड आई का इस्तेमाल किया। नाम ली जाए। उम्र 29 साल। स्वभाव स्वार्थी, महत्वाकांक्षी, सेल्फिश, एम्बिशनिस्ट। स्टैट्स बहुत कम, मेरे जैसी ही कचरा। सिस्टम मैसेज, बधाई होली की यंग। आपको आपकी सोलमेट मिल गई है। आप दोनों की नीचता और घटिया टैलेंट एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। चुप कर कमीने। मैंने सिस्टम की बेइज्जती को नजरअंदाज किया। लीजिए बिल्कुल मेरे जैसी थी। उसने जिंदा रहने के लिए ह्युनसुंग से चिपकने का फैसला किया था। वह ह्युनसुंग को ओप्पा कहकर बुला रही थी ताकि उसकी सुरक्षा पक्की रहे। नमस्ते, मेरा नाम लीजेहे है। आप लोगों का नाम? इंट्रोडक्शन के बाद जेहे ने पाक डोगबू पर डोरे डालना शुरू कर दिया। उसे समझ आ गया था कि डोगबू एक मजबूत योद्धा है। क्या आपने रास्ते में राक्षसों को देखा? उसने मासूमियत से पूछा। सिर्फ देखा ही नहीं, कईयों को यमराज के पास भेज भी दिया। डोगबू ने शेखी बघारते हुए कहा। सच तो यह है कि अगर ह्युन निम्पली की यंग न होते तो मैं यहाँ नहीं होता। इनके एक एक वार से राक्षस ढेर हो जाते हैं। चुप हो जा मोटे सुअर। मैंने मन ही मन डोगबू को कोसा। उसकी तारीफों की वजह से अब कैंप के बाकी लोगों की नज़रें भी हम पर टिक गई थीं। मैंने उन 30 लोगों के चेहरों को देखा। उनकी आंखों में कोई हिम्मत नहीं थी, बस एक राहत थी। वे हमें ऐसे देख रहे थे मानो हम उनके रक्षक हों। वे खुश थे कि अब 2 और बलि का बकरा आ गए हैं जो उनकी जगह राक्षसों से लड़ेंगे। ह्युनसुंग ने इस जगह को सुरक्षित बनाया था, उनके लिए, हमारे लिए नहीं। अब असली चुनौती शुरू होने वाली थी, इन मुफ्तखोरों के बीच अपनी जगह बनाना और इस स्वार्थी लीजिए के खेल को समझना। मैं कोई दान पुण्य करने वाला इंसान नहीं था। सच कहूं तो मैं उसका बिल्कुल उल्टा था। मेरे सामने खड़ी होकर मुस्कुराती हुई लीजिए भी शायद वैसी ही थी। जब मैं और डोगबू कैंप के अंदर पहुंचे तो लोगों की आंखों में हमें देखकर एक चमक आ गई। वे खुश थे कि 2 और योद्धा उन्हें बचाने के लिए आ गए हैं। पर यह गलत है, मैंने मन ही मन सोचा। इस रफ्तार से तो ये लोग मुझे और डोगबू को अपनी मांस की ढाल, मीट शील्ड बना देंगे। लीजिए हमें आराम करने की जगह दिखाने ले गई। उसने बताया कि कैंप 2 हिस्सों में बंटा है, एक पुरुषों के लिए और दूसरा महिलाओं के लिए। भोला भाला पाक डोगबू तो पहले ही लीजिए के हनी ट्रैप में आधा फंस चुका था। वह खुद से 6 साल बड़ी औरत से ओप्पा कहलाकर फूला नहीं समा रहा था। अगली सुबह किम ह्युनसुंग ने मुझे और डोगबू को अलग से बुलाया। क्या आप ठीक से सो पाए? ह्युनसुंग ने पूछा। मैंने औपचारिकता छोड़कर सीधे मुद्दे की बात की। ह्युनसुंग, मैंने यहाँ देखा कि लड़ने वाले लोग बहुत कम हैं। ज्यादातर महिलाएं हैं, घायल हैं या वे लोग जिनमें लड़ने की हिम्मत ही नहीं बची है। ये कैंप आखिर कब तक टिकेगा? ह्युनसुंग खामोश रहा, फिर उसने भारी मन से कहा, सच कहूं तो हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। बिल्कुल, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा। खाने और पानी की कमी है, लड़ने वाला कोई नहीं है और तुम अकेले इन 30 बच्चों का बोझ उठा रहे हो। अभी तुम पुराने स्टॉक से काम चला रहे हो, पर जल्द ही ये खत्म हो जाएगा। ये लोग तुम्हारे लिए रक्षक नहीं, बोझ, बर्डन बन रहे हैं। ह्युनसुंग ने मेरी बात का बुरा नहीं माना, शायद वह खुद भी यही सोच रहा था। मैं कोई समाज सेवी नहीं हूँ ह्युनसुंग, मैंने साफ शब्दों में कहा।
मैं किसी ऐसे इंसान के लिए अपनी जान दांव पर नहीं लगाऊंगा जो खुद अपनी उंगली भी नहीं उठाना चाहता। तुम इसे स्वार्थ कह सकते हो, पर यही सच है। ह्युनसुंग मेरी ईमानदारी देखकर थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने सम्मान से सिर झुकाया। मैं समझता हूँ, आपकी कुछ शर्तें होंगी। पहली शर्त, भविष्य में मिलने वाले संसाधनों रिसोर्सेज में हमारा हिस्सा सबसे पहले होगा। और दूसरी शर्त, भविष्य के लिए तुम्हारा जो भी प्लान है हमें उसमें शामिल करना होगा। ह्युनसुंग के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई। तो आप जान गए, सिस्टम ने 2 ही रास्ते दिए थे, हमला करो या बचो, अटैक और सर्वाइव। इतने सारे लोगों के साथ सिर्फ बचकर रहना नामुमकिन है। आज नहीं तो कल हमें हमला करना ही होगा, मैंने तर्क दिया। ह्युनसुंग मेरी समझदारी से काफ़ी प्रभावित दिखा। उसे लगा कि भले ही मैं शारीरिक रूप से कमज़ोर हूं, पर मेरा दिमाग एक विश्लेषक एनालिस्ट की तरह चलता है। हम दोनों ने हाथ मिलाया। अब हम एक टीम थे। शिकार की शुरुआत। अगले कुछ दिन किम ह्युनसुंग के साथ शिकार करना बहुत आसान हो गया। वह तलवार चलाने में इतना माहिर था कि कभी कभी मुझे शक होता था कि क्या उसने वाकई अभी तलवार थामी है। वह जानबूझकर अपनी गलतियां छिपाता था, पर उसका अनुभव साफ झलकता था। डोकबू अपनी ढाल से राक्षसों को रोकता, ह्युनसुंग उन्हें अपनी रफ्तार से काटता और मैं अपने भाले से पीछे से वार करता। शिकार के दौरान ह्युनसुंग अक्सर अकेला ही राक्षसों के झुंड में कूद जाता। डोकबू उसे देखकर थोड़ा तनाव में आ जाता था, क्योंकि उसे अब तक कोई क्लास नहीं मिली थी। तभी जब हम एक पुराने शुरुआती बिंदु से खाना इकट्ठा कर रहे थे, मेरी आंखों के सामने एक सुनहरा मैसेज चमका। सिस्टम मैसेज, कई क्लास अनलॉक हो गई हैं, कृपया अपनी पसंद की क्लास चुनें। आखिरकार मेरी धड़कनें तेज हो गईं। अनलॉक की गई क्लास देखें। योद्धा वॉरियर साधारण, तीरंदाजा आचर साधारण, जादूगर विजर्ड साधारण, कमांडर कमांडर दुर्लभ रैप। मेरी नज़रें उस चौथी क्लास पर टिक गईं। कमांडर, एक दुर्लभ क्लास। टैलेंट की कमी को अब दिमाग और ओहदे से भरने का वक्त आ गया था। मेरे सामने 4 विकल्प तैर रहे थे। 3 सफ़ेद रंग में चमक रहे थे जो साधारण कॉमन ग्रेड के थे, लेकिन चौथा विकल्प नीले रंग की रोशनी में नहाया हुआ था। यह एक दुर्लभ रेड ग्रेड की क्लास थी। कमांडर कमांडर दुर्लभ। मैंने एक एक करके सबके विवरण पढ़ने शुरू किए। योद्धा वॉरियर, सामने से लड़ने की ताकत देता है, ताकत और सहनशक्ति में -1 अंक की बढ़ोतरी। तीरंदाजा आचर, दूर से हमला करने में माहिर। चपलता एजिलिटी में 3 अंकों की बढ़ोतरी। जादूगर विजर्ड, जादुई शक्तियों का आधार। मैजिक पावर में 3 अंकों की बढ़ोतरी। ये तीनों ही विकल्प बुरे नहीं थे, लेकिन मेरी नज़रें उस कमांडर क्लास पर जमी थीं। कमांडर रेड, ये क्लास सीधे युद्ध के लिए नहीं है। ये रणभूमि को पढ़ने और पीछे से आदेश देने के लिए है। इसे चुनने से देखने का नजरिया, फील्ड ऑफ व्यू, बढ़ जाता है। बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस में 1 अंक की बढ़ोतरी। मेरा सिर चकराने लगा। कमांडर की क्लास दुर्लभ तो थी, लेकिन इसके फायदे बहुत कम लग रहे थे। इसमें सिर्फ 1 पॉइंट बुद्धि बढ़ रही थी, जबकि बाकी क्लासेस 3 पॉइंट्स दे रही थीं। और सबसे बड़ी बात, इसके बाद भविष्य में कौन सी क्लास अनलॉक होगी, इसका कोई जिक्र नहीं था। तभी किम ह्युनसुंग और पाक डोकबू मेरे पास आए। ह्युनसुंग ने पहले ही अपनी क्लास चुन ली थी। वह एक स्वॉर्ड्समैन था। डोकबू ने बड़े उत्साह से मुझसे पूछा, ह्युंगनिम, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे पास योद्धा और पुजारी प्रीस्ट के विकल्प हैं, लेकिन एक दुर्लभ क्लास भी है, शील्डमैन। क्या ये सही रहेगा? ह्युनसुंग ने तुरंत सलाह दी। डोकबू, तुम्हारी सहनशक्ति एंड्योरेंस बहुत अच्छी है। शील्डमैन तुम्हारे लिए परफेक्ट है। तुम्हारी ताकत थोड़ी कम होगी, लेकिन तुम्हारी रक्षा करने की क्षमता कई गुना बढ़ जाएगी। एक टीम में टैंकर का होना बहुत ज़रूरी है। डोकबू ने ह्युनसुंग की बात मान ली और नीली रोशनी के साथ उसकी क्लास बदल गई। वह अब एक आधिकारिक शील्डमैन था। अब आपकी बारी है कि यंग। ह्युनसुंग ने मेरी ओर देखा। आपने क्या सोचा है? मेरे पास 3 साधारण क्लास हैं और एक दुर्लभ कमांडर, मैंने शांति से कहा। कमांडर का नाम सुनते ही ह्युनसुंग के चेहरे की मांसपेशियां एक पल के लिए सख्त हो गईं। हालांकि उसने तुरंत खुद को संभाल लिया, पर मेरी माइंड्स आई ने वह देख लिया था। यह एक जाल है, ट्रैप कार्ड। मैंने मन ही मन सोचा। ह्युनसुंग की प्रतिक्रिया से साफ था कि वह कमांडर क्लास को बेकार समझता है, लेकिन डोकबू तो पागल ही हो गया। ओह भाई कमांडर, ये तो आपके लिए ही बनी है। बस कल्पना कीजिए, आप पीछे खड़े होकर सबको आदेश दे रहे हैं और हम आपकी कमान में हर जंग जीत रहे हैं। ह्युंगनिम, आपको कमांडर ही बनना चाहिए। चुप हो जा मोटे, मैंने उसे कोसा। सच तो ये था कि मुझे युद्ध की रणनीति का रट भी नहीं पता था। मैंने कभी युद्ध पर कोई किताब नहीं पढ़ी थी। मैं कोई सेनापति नहीं, बल्कि एक चालाक इंसान था। ह्युनसुंग ने धीरे से कहा कि यंग, मेरे ख्याल से तीरंदाजा आचर आपके लिए बेहतर होगा। दूर से हमला करना सुरक्षित है और बाद में आप चोर या हत्यारे असैसिन जैसी क्लास में जा सकते हैं। नहीं कमांडर, डोकबू चिल्ला रहा था। तीरंदाजा बेहतर है, ह्युनसुंग ने तर्क दिया। दोनों आपस में भिड़ गए। कमांडर सबसे बेस्ट है। तीरंदाजा में ज्यादा फायदा है। वे दोनों मुझे और भी उलझन में डाल रहे थे। ह्युनसुंग को पता था कि कमांडर क्लास में भविष्य का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए वह मुझे तीरंदाजा बनने की सलाह दे रहा था। पर उसे मेरे घटिया टैलेंट का अंदाजा नहीं था। अगर मैं कमांडर चुनता हूं तो मुझे दुर्लभ क्लास तो मिलेगी, पर ताकत कम। अगर जादूगर चुनता हूं तो मेरा जादू अभी शून्य है। मुझे अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा। मैंने आंखें बंद की। मेरी माइंड्स आई ने पहले ही कह दिया था कि मेरा केस उम्मीद से बाहर है, तो मुझे वही चुनना था जो मेरे लिए सबसे प्रभावी एफिशिएंट हो। एक तेज रोशनी मेरे शरीर से लिपटी। मेरी क्लास बदल चुकी थी। ह्युनसुंग और डोकबू ने एक साथ पूछा, कमांडर,
या तीरंदाजा। मैंने अपनी नई स्टेटस विंडो देखी और एक गहरी सांस ली। खेल अब और भी पेचीदा होने वाला था। जादूगर विज़र्ड। मेरे मुंह से यह शब्द निकलते ही पाक डोगबू और किम ह्यून सुंग के चेहरे के भाव देखने लायक थे। डोगबू तो साफ तौर पर निराश था, उसे लगा था कि मैं कमांडर बनकर उसे आदेश दूंगा। ह्यून सुंग भी थोड़ा हैरान था, लेकिन उसने मेरे फैसले का सम्मान किया। सच तो ये था कि तीरंदाज बनने के लिए जितनी फुर्ती एजिलिटी चाहिए थी वह मुझमें नहीं थी। और कमांडर क्लास, वह एक बड़ा धोखा ट्रैप थी। मैंने अपनी बुद्धि पर भरोसा किया और जादू की राह चुनी। भले ही मेरा माना अभी बहुत कम था, पर मुझे यकीन था कि मैं इसे अपनी दिमागी ताकत से संभाल लूंगा। सिस्टम मैसेज। जादू का बुनियादी ज्ञान प्राप्त हुआ। क्लास के प्रभाव से माना में 3 अंक की वृद्धि हुई। जैसे ही क्लास अनलॉक हुई, मेरे दिमाग में जानकारी का एक सैलाब उमड़ पड़ा। ये किसी पुराने फॉर्मूले को सुझाने जैसा था। मुझे समझ आने लगा कि हवा में मौजूद जादुई ऊर्जा को कैसे महसूस करना है और उसे कैसे मोड़ना है। काइमेरा और इनकैंटेशन जैसे शब्द मेरे दिमाग की परतों में जमने लगे। भले ही सिस्टम का ओवरव्यू अभी भी मेरी बेइज्जती कर रहा था और कह रहा था कि तुम एक घटिया जादूगर बनोगे, पर मुझे परवाह नहीं थी। मैंने अपनी आंखें बंद की और अपने अंदर के मैना को महसूस किया। वह मेरी इच्छा के अनुसार हिल रहा था। यह एक छोटी सी शुरुआत थी, पर बहुत अहम थी। शिकार और संसाधनों का बंटवारा। हमने शुरुआती बिंदु से खाने की 12 थैलियां लेदर बैग्स इकट्ठा की थीं। पाक डोगबू की मेहनत को देखते हुए हमने ह्यूनसुंग से सिर्फ 2 थैलियां अपने लिए रखीं और बाकी उसे दे दीं। आपकी इस दरियादिली के लिए शुक्रिया, ह्यूनसुंग ने कृतज्ञता से कहा। उसे लगा कि हम कैंप के प्रति दयालु हैं। उसे क्या पता था कि मैं बस अपनी इमेज एक सहयोगी की बनाना चाहता था ताकि वह मुझ पर शक न करे। वापस लौटते समय ह्यूनसुंग ने एक प्रस्ताव रखा। वह चाहता था कि कैंप के बाकी लोग भी धीरे धीरे शिकार करना सीखें। ह्यूनसुंग, मैं समझता हूं, पर हर कोई शिकार नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम एक एक करके लोगों को ट्रेनिंग दे सकते हैं, मैंने अपनी चाल चलते हुए कहा। मेरा सुझाव है कि सबसे पहले हमें जंग हयान को अपने साथ ले जाना चाहिए। ह्यूनसुंग की आंखों में चमक आ गई। वह जानता था कि जंग हयान भविष्य की सबसे बड़ी ताकत है। वह खुशी खुशी मान गया। उसे लगा कि मैं उसकी मदद कर रहा हूं, जबकि मैं उस खजाने हयान को अपने काबू में रखने की तैयारी कर रहा था। कैंप की राजनीति। जैसे ही हम कैंप के करीब पहुंचे, लीजिए और कुछ लोग हमारा स्वागत करने दौड़े। वे ह्यूनसुंग के हाथों से थैलियां ऐसे ले रहे थे मानो यह उनका हक हो। एक घायल आदमी ने मेरी थैली की तरफ भी हाथ बढ़ाया, पर मैंने उसे झटक दिया। हम अपना सामान खुद ले जा सकते हैं, मैंने रूखेपन से कहा। उस आदमी के चेहरे पर नफरत के भाव आए। वह सोच रहा था, ये खुद को समझते क्या हैं। कैंप के ये जोंक लीचेस ह्यूनसुंग की मेहनत पर पल रहे थे। वे खुद सुरक्षित थे क्योंकि हम अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। डोगबू थोड़ा हिचकिचाया। ह्यूननिम, क्या हमें वाकई कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए? लोग हमें अजीब नजरों से देख रहे हैं। डोगबू, हम यहाँ कोई दान नहीं कर रहे हैं। अगर उन्हें खाना चाहिए तो उन्हें भी तलवार उठानी होगी। ह्यूनसुंग भले ही दयालु हो, पर मैं नहीं हूँ, मैंने उसे 2 टूक जवाब दिया। जब हम अपने कमरे की तरफ बढ़ रहे थे तो मैंने देखा कि ली जिहे पूरे कैंप को कंट्रोल कर रही थी। खाना बांटना, काम सौंपना, सब उसके हाथ में था। वह ह्यूनसुंग की मैनेजर बन चुकी थी। मैंने थैली से कुछ अच्छा खाना निकाला और डोगबू को दिया। डोगबू, इसे ले जाओ और देखो कि जंग हयान कैसी है। उसे यह खाना दे देना। डोगबू मुस्कुराया। वह समझ गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ। समझ गया ह्यूननिम, आप बस मुझ पर छोड़ दीजिए। मेरा इरादा रोमांटिक नहीं था। जंग हयान एक मासूम समर्थक, प्योर एडवोकेट स्वभाव की लड़की थी। और जैसा कि मैंने डोगबू से कहा, मासूम चीज़ों पर साजिशों का रंग बहुत जल्दी चढ़ता है। अगर मैं उसे इस मुश्किल वक्त में सहारा दूंगा तो वह हमेशा के लिए मेरी वफादार बन जाएगी। और एक लेजेंडरी जादूगरनी की वफादारी से बड़ा कोई हथियार नहीं हो सकता। कैंप के अंदर एक अदृश्य पदानुक्रम हायरार्की बन रहा था। कहते हैं कि बेजुबान जानवर भी आपस में एक ऊंच नीच का सिस्टम बना लेते हैं, तो फिर इंसानों के बीच ऐसा न होना तो नामुमकिन था। जहां लोग होंगे वहां राजनीति भी होगी। सबसे पहले हमें यह समझना होगा, डोगबू, मैंने दीवार के सहारे टिकते हुए कहा। इस पिरामिड के सबसे ऊपर किम ह्यूनसुंग था, वह आदमी जिसने इस ठिकाने को बनाया था। लोग उस पर आंख मूंद कर भरोसा करते थे, और यह स्वाभाविक भी था। इस डरावनी दुनिया में जहां हर तरफ राक्षस घूम रहे थे, एक ऐसा इंसान जो हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो और स्वभाव से मूर्खतापूर्ण हद तक दयालु हो, वह किसी भगवान से कम नहीं था। तो ह्यूननिम, हम इस पिरामिड में कहाँ हैं? डोगबू ने उत्सुकता से पूछा। हम किम ह्यूनसुंग के ठीक नीचे हैं डोगबू, क्योंकि हमारे पास लड़ने की ताकत है और हम बाहर से खाना ला सकते हैं। लेकिन याद रखना, कैंप के बाकी लोग हमसे खुश नहीं हैं। पर शुरुआत में तो वे हमसे बहुत प्यार से पेश आए थे। शुरुआत में हम अजनबी थे, पर कल जो हुआ उसने सब बदल दिया। हमने अपना खाना उनके साथ शेयर नहीं किया। हमने साफ कर दिया कि हम आज़ाद रहना चाहते हैं। हमने उन्हें जता दिया कि तुम्हें खाना खिलाना हमारा काम नहीं है। बस यही बात उनके सीने में तीर की तरह चुभी है। लेकिन ह्यूननिम, जो खाना उन्होंने लिया वह भी तो हमारा ही था। उन्हें तो शुक्रिया कहना चाहिए था। इंसानी फितरत ऐसी ही होती है डोगबू। जब भी कोई नई ताकत उभरती है, पुराने लोग उसे दबाने की कोशिश करते हैं। ह्यूनसुंग को सत्ता का लालच नहीं है, पर वे लोग जो उसकी परछाई में राज कर रहे हैं वे हमें अपना दुश्मन मानते हैं। सत्ता का लालच, यहाँ कौन राज कर रहा है? ली जिहे, मैंने ठंडे स्वर में कहा। ह्यूनसुंग सिर्फ एक चेहरा है, पर असली डोर जिहे के हाथ में है। ह्यूनसुंग ज्यादातर समय बाहर शिकार पर होता है, उसके पास कैंप संभालने का वक्त नहीं है।
और जहाँ खाना और छत सबसे बड़ी ज़रूरत हो वहाँ वही राजा होता है जिसके हाथ में चाबियाँ हों। ह्युनसुंग के पास ताकत है पर जेहे के पास राशन और ठिकाना है। शक्ति भेदभाव से पैदा होती है। एक रोटी का टुकड़ा किसी को भी आपका गुलाम बना सकता है और वही टुकड़ा छीनकर आप किसी को भी बाहर निकाल सकते हैं। जंग हयान शायद उन्हीं लोगों में से है जिन्हें ली जेहे पसंद नहीं करती, मैंने आगे कहा। इसलिए उसे समूह से अलग कर दिया गया और पत्थरों को ढोने जैसे भारी कामों में लगा दिया गया। डोगबू चुपचाप सर हिलाने लगा। उसे समझ आ गया था कि जंग हयान पर नजर रखना सिर्फ एक शुरुआत थी। स्वार्थी महत्वाकांक्षी ली जेहे और मासूम समर्थक जंग हयान के बीच की यह जंग बहुत दिलचस्प होने वाली थी। दूसरी तरफ कैंप के एक कोने में भारी पत्थर उठाते हुए जंग हयान पसीने से तरबतर थी। हयान जी, अपना काम ठीक से कीजिए, एक आदमी ने रूखेपन से चिल्लाया। जी, मैं कोशिश कर रही हूँ, हयान ने लड़खड़ाती आवाज में कहा। यहाँ हर कोई मेहनत कर रहा है, सिर्फ आप ही अकेली नहीं है जिसे मुश्किल हो रही है। अगर आपका यही रवैया रहा तो हमें आपके राशन में कटौती करनी होगी। जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, हयान ने अपना सिर झुका लिया। उस आदमी ने बड़बड़ाते हुए कहा, अगर यहाँ रहना है तो जी तोड़ मेहनत करो। बाहर हजारों लोग मर रहे हैं, ह्युनसुंग जी नए लोगों को ढूंढ रहे हैं। अगर आप काम नहीं करेंगी तो आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं बचेगी। मुझे समझ नहीं आता कि नए लोग इतने स्वार्थी क्यों होते हैं। स्वार्थी? हयान की आंखों में आंसू आ गए। वह स्वार्थी नहीं थी, वह बस थक चुकी थी। वह आदमी मुड़कर चला गया। हयान ने अपने हाथों को देखा, उसके नाखून घिस चुके थे, उंगलियों से खून रिस रहा था। दर्द असहनीय था पर वह खुद को ही कोस रही थी। उसे बचपन से ही सुस्त और धीमी सुनने की आदत थी और यहाँ भी वह खुद को साबित नहीं कर पा रही थी। सब मेहनत कर रहे हैं, उसने खुद को समझाया। ह्युनसुंग जी और वे की यंग जी। जैसे ही उसने ली की यंग का नाम सोचा, उसे कल की बात याद आई। कैसे की यंग ने उसे बचाया था, कैसे उसका हाथ थामा था। इस बेरहम कैंप में जहाँ हर कोई उसे नीची नज़र से देख रहा था, की यंग ही था जिसने उसे एक इंसान की तरह महसूस कराया था। उसे नहीं पता था कि यंग की सावधान रणनीतिकार वाली आंखें उसे एक मोहरे की तरह देख रही हैं। उसके लिए कि यंग इस नर्क में उम्मीद की एकमात्र किरण था। ओ भाई, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा ये हाथ टूट जाए तो इसे अभी छोड़ दो। पाक डोगबू की गरजती हुई आवाज़ गूंजी। इससे पहले कि जंग हयान कुछ समझ पाती, उसके सामने एक विशाल परछाई आ गई। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं, पर अगले ही पल एक दर्दनाक चीख ने सन्नाटा चीर दिया। क्वाजिक, हड्डी टूटने जैसी आवाज़। जब हयान ने आंखें खोलीं तो उसने देखा कि यूसोकू जमीन पर गिरा तड़प रहा था। डोगबू उसे नफरत भरी नजरों से देख रहा था। डोगबू जी, हयान हकलाते हुए बोली, चिंता मत करो, ये टूटा नहीं है, बस थोड़ा सबक सिखाया है। इतना रोने की जरूरत नहीं है, डोगबू ने एक और मुक्का हवा में लहराते हुए कहा और सोकू के सिर पर जड़ दिया। सोकू किसी भारी बोरे की तरह जमीन पर जा गिरा। आह, बचाओ, कोई बचाओ, सोकू पागलों की तरह चिल्लाने लगा। डोगबू ने उसे एक लात मारी जिससे वह दीवार से जा टकराया। हयान घबरा गई। प्लीज रुक जाए डोगबू जी, आप उसे मार डालेंगे। तभी भीड़ को चीरते हुए ली जेहे अपने गुट के साथ वहां पहुंची। उसकी आंखों में गुस्सा और उलझन थी। रुको, यह क्या हो रहा है? यहाँ हिंसा करना मना है। इस आदमी ने हयान के साथ बदतमीजी की। मैंने बस उसे सबक सिखाया है, डोगबू ने सीना तानकर कहा। क्या ये सच है सोकू? जेहे ने पूछा। सोकू ने झूठ बोलते हुए कहा, नहीं, मैंने बस हयान का हाथ पकड़ा था क्योंकि मैं उसे पसंद करता हूँ। इसने मुझे गलत समझ लिया। लीजेहे ने पासा पलटते हुए हयान की ओर देखा। हयान, क्या ये सच है? क्या तुमने सोकू को बढ़ावा दिया और अब पीछे हट रही हो? तुम्हारी वजह से कैंप की शांति भंग हो रही है। डोगबू ओप्पा, आपने बिना सच जाने हाथ कैसे उठाया? हयान कांपने लगी। उसे समझ आ गया कि यहाँ उसका कोई नहीं है। लीजेहे उसे फंसा रही थी। नहीं, उसने मेरा हाथ जबरदस्ती खींचा था। उसने कहा कि अगर यहाँ आराम से रहना है तो साफ साफ बोलो हयान, तुम हमेशा सोकू के साथ घूमती हो, क्या ये सच नहीं है? तुम्हारी हरकतें ही गलत हैं, जेहे ने उसे डांटते हुए कहा। डोगबू भी अब थोड़ा उलझन में था कि कहीं उसने वाकई गलती तो नहीं कर दी। कि यंग की एंट्री, पासा पलटना। यहाँ क्या तमाशा चल रहा है? मेरी आवाज़ सुनते ही सब शांत हो गए। मुझे पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। लीजेहे बाहरी लोगों को दबाने और अपनी सत्ता मजबूत करने के लिए हयान को निशाना बना रही थी। कि यंग ओप्पा, देखिए, डोगबू ने सोकू को पीटा है और ये लड़की। जेहे ने बोलना शुरू किया। क्या तुम पागल हो गई हो जेहे? मैंने उसकी बात काटते हुए ठंडे स्वर में कहा। क्या? जेहे हक्का बक्का रह गई। तुम्हें क्या लगता है यह कोई पाक है? इतना शोर क्यों मचा रखा है? क्या तुम्हें लगता है कि हम बाहर शिकार पर जाते हैं तो हमें कैंप की खबरों का पता नहीं चलता? मैंने जेहे की आंखों में झांका। वह घबरा गई। पर ओप्पा, इस लड़की की भी गलती है। जेहे, क्या तुम गारंटी दे सकती हो कि सोकू मासूम है? और जहां तक हयान की बात है, मैं इसकी गारंटी देता हूं कि यह ऐसी लड़की नहीं है। यह मासूम है और मैं इसके साथ खड़ा हूं। मेरी यह गारंटी सरासर बकवास थी। मैं हयान को मुश्किल से जानता था, पर मुझे उसे अपना वफादार बनाना था। हयान की आंखों में मेरे लिए कृतज्ञता के आंसू बहने लगे। उसे लगा कि मैं उसका मसीहा हूँ। कैंप के लोग फुसफुसाने लगे। वे अब हयान से नफरत करने लगे थे क्योंकि उसे ताकतवर मुझ का साथ मिल गया था। यही तो मैं चाहता था, हयान को कैंप से अलग थलग करना ताकि उसके पास सिर्फ मेरा सहारा बचे। जेहे, सोकू का इलाज कराओ और इस जगह को साफ करो। ह्युनसुंग जी आने वाले होंगे। डोगबू, तुम गश्त लगाओ।
मैंने आदेश दिया और कोई कुछ नहीं बोल पाया क्योंकि कैंप में मेरी और ह्योनसुन की ताकत सबसे ज्यादा थी। मैंने हयान की ओर देखा जो अपनी आंखें पोंछ रही थी। हयान, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। जी ओप्पा। भीड़ के बीच से निकलते हुए मुझे गालियां सुनाई दे रही थी, कुतिया चालाक लड़की। हयान अब कैंप की नज़रों में एक विलेन बन चुकी थी, पर मेरे लिए वह पूरी तरह मेरे जाल में थी। शिकारी कभी अपने शिकार को अकेला नहीं छोड़ता और मैंने हयान को दुनिया से अकेला कर दिया था ताकि वह सिर्फ मेरी ओर देखे। बैठिए हयान जी, मैंने कोमलता से कहा, लेकिन वह अभी भी हिचकिचा रही थी। उसके कंधे अभी भी सिसकियों से कांप रहे थे। वह अपनी आंखें पोंछ रही थी और बिल्कुल एक डरे हुए छोटे बच्चे जैसी लग रही थी। आखिर वह सिर्फ 21 साल की एक साधारण लड़की थी जिसने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी नफरत और हिंसा नहीं देखी थी। मुझे माफ कर दीजिए, उसने लड़खड़ाती आवाज में कहा। तुम किस बात के लिए माफी मांग रही हो हयान? पर मेरी वजह से ही। ये सब हुआ, तुमने कुछ गलत नहीं किया। मुझे बताओ असल में हुआ क्या था। आराम से बताओ, मैं सुन रहा हूँ। मैंने उसके सामने एक भरोसेमंद मुस्कान बिखेरी। अगले कुछ मिनट तक वह रोते रोते अपनी कहानी सुनाती रही। उसकी बातें समझना मुश्किल था क्योंकि वह सुबक रही थी, लेकिन मुझे उसकी कहानी से ज्यादा उसके इमोशंस से मतलब था। मुझे उसे यह महसूस कराना था कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब उसकी लंबी और थकाऊ दास्तां खत्म हुई तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। वह अब शांत थी। शुक्रिया कि यंग जी, आपने मुझ पर भरोसा किया। आप मेरे लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। मैंने एक सोची समझी चाल चली। घर पर मेरी एक छोटी बहन है। तुम्हें देखकर मुझे उसी की याद आ गई। यह एक सफ़ेद झूठ था। मेरी बहन यूलहा और हयान में ज़मीन आसमान का अंतर था, पर हयान के लिए यह जवाब काफ़ी था। आज से तुम मुझे ओप्पा बड़े भाई कह सकती हो, मैंने कहा। वह शर्मा गई। जी ओप्पा। मैंने उसकी स्टेटस विंडो पर नज़र डाली। दीवारों पर पत्थर धोने की वजह से उसकी शारीरिक शक्ति थोड़ी बड़ी थी, पर सबसे बड़ी बात उसका मैं ना माना था जो अभी से 10 पर था। वह एक सोता हुआ ज्वालामुखी थी। ली जिहे का आगमन। तभी पीछे से एक आवाज़ आई कि यंग ओप्पा, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकती हूँ? ये ली जिहे थी। हयान उसे देखते ही सहम गई। मुझे पता था जिहे आएगी, पर वह मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेज निकली। ये औरत वाकई चतुर थी। उसे समझ आ गया था कि कैंप में अब मेरी सत्ता जिहे से ऊपर है और वह मुझसे लड़ने के बजाय मुझसे जुड़ना चाहती थी। मैंने हयान को जाने के लिए कहा और जिहे मेरे पास आकर बैठ गई। ओप्पा, मैं उस हंगामे के लिए माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मुझे सोकू और हयान के मामले में इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी। कोई बात नहीं जिहे, तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह भी घबरा जाता, मैंने एक मजे हुए खिलाड़ी की तरह जवाब दिया। जिहे ने धीरे से अपना हाथ मेरी जांघ पर रखा। वह एक खूबसूरत औरत थी और उसकी नज़दीकी किसी को भी विचलित कर सकती थी। ओप्पा, आप बाहर बहुत मेहनत करते हैं। अगर मैं आपकी किसी भी तरह मदद कर सकूं तो बस कह दीजिएगा। कुछ भी। उसकी आंखों में वासना नहीं बल्कि सत्ता की भूख थी। वह जानती थी कि ह्योनसुंग और मेरे साथ रहने में ही उसकी भलाई है। कुछ भी? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, जो आप चाहें। उसने मेरी आंखों में झांका। जिहे बेवकूफ़ नहीं थी। वह एक स्वार्थी महत्वाकांक्षी सेल्फिश एम्बिशनिस्ट थी। वह चाहती थी कि कैंप के लोगों के बीच ये संदेश जाए कि हम दोनों एक ही टीम में हैं। वह अपनी हिलती हुई सत्ता को मेरे सहारे मजबूत करना चाहती थी। चलो एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं, मैंने मन ही मन सोचा। मुझे कैंप के इन गधों को संभालने के लिए किसी ऐसे ही चालाक इंसान की ज़रूरत थी, और जिहे इसके लिए परफेक्ट थी। मुझे लगता है कि हम दोनों काफ़ी हद तक एक जैसे हैं जिहे, मैंने उसके करीब झुकते हुए कहा। जी, मुझे भी ऐसा ही लगता है, उसने एक कुटिल मुस्कान के साथ जवाब दिया। हमारे होंठ एक दूसरे के बेहद करीब थे। ऊपर से देखने वाले को यह एक रोमांटिक दृश्य लग सकता था, लेकिन हकीकत में ये दो शिकारियों के बीच हुआ एक खतरनाक सौदा था। मैंने जिहे को अपना मोहरा बना लिया था और हयान को अपना हथियार। अब इस कैंप का असली राजा मैं था। ली जिहे। ये औरत मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा चालाक निकली। नाम ली जिहे ली जायहाई। स्वभाव स्वार्थी महत्वाकांक्षी सेल्फिश एम्बिशनिस्ट। बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस 20 रेयर पोटेंशियल। सिस्टम का ओवरव्यू। मुझे अब भी चिढ़ा रहा था कि बधाई हो कि यंग, तुम दोनों की जोड़ी नरक में बनी है। बस बच्चे पैदा मत करना, मुझे आने वाली पीढ़ी पर तरस आएगा। खैर, सिस्टम की बकवास अलग, पर जिहे की स्थिति को पढ़ने की कला काबिले तारीफ थी। उसने समझ लिया था कि कैंप में अब मेरी पकड़ मजबूत है। उसने जंग हयान को, जिसे वह अब तक दबा रही थी, बड़ी चालाकी से मेरे हवाले कर दिया। वह अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए किसी भी फालतू बोझ को काटने को तैयार थी। सुबह के धुंधलके में जिहे मेरे पास आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखें साफ और तेज थीं। यूसोकू का मामला निपटाओ और जंग हयान पर नजर रखो। अगर उसे कुछ भी हुआ तो मुझे तुरंत खबर चाहिए, मैंने उसे आदेश दिया। क्या तुम ये बात उस औरत से कह रहे हो जिसे तुमने कल रात चुमा था? जिहे ने शरारत से पूछा। फालतू बातें मत करो जिहे, यह एक सौदा कॉन्ट्रैक्ट है, प्यार नहीं। जिहे ने अपने होंठ चबाए। हम कोई प्रेमी जोड़ा नहीं थे, बस दो स्वार्थी शिकारी थे जो एक दूसरे की पीठ के पीछे खंजर छिपाकर हाथ मिलाए हुए थे। हयान का अकेलापन और मेरा सहारा। यूसोकू का मामला बिना किसी कोर्ट कचहरी के निपट गया। जिहे के प्रभाव और डोगबू की मुक्कों की वजह से उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू हुआ। जिहे ने बड़ी सफाई से कैंप के लोगों के मन में यह बात बैठा दी कि ली की यंग की वजह से मैं सोकू की मदद नहीं कर पाई, क्योंकि की यंग को वह लड़की हयान पसंद है। नतीजा, पूरा कैंप अब जंग हयान से नफरत करने लगा था।
वह जहाँ भी जाती लोग उसे गालियाँ देते या हिकारत से देखते। लीजिए इस बुलिंग में लेजेंडरी ग्रेड की उस्ताद थी। और मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि हयान जितनी अकेली होगी वह उतनी ही मुझ पर निर्भर होगी। जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो तो जो हाथ आपकी तरफ बढ़ता है वह आपको भगवान लगने लगता है। और वह हाथ मेरा था। पिछले कई दिनों से मैं हयान की सिसकियाँ सुन रहा था। ओ ओप्पा, सब मुझे नफरत से देखते हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ? हयान रोते हुए बोली। नहीं हयान, तुम बहुत अच्छी हो। दुनिया तुम्हें नहीं समझती, पर मैं जानता हूँ कि तुम कितनी मेहनत कर रही हो। मैंने बड़ी कोमलता से उसके सिर पर हाथ फेरा। एक अच्छे इंसान का मुखौटा पहनना अब मेरे लिए आसान होता जा रहा था। जादू की ट्रेनिंग और असली झटका। मैं हयान को सिर्फ सहारा ही नहीं दे रहा था, मैं उसे उसका मैना माना महसूस करना सिखा रहा था। जादू का मतलब सिर्फ मंत्र पढ़ना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाशक्ति विजुअलाइजेशन से उस ऊर्जा को एक आकार देना है। अपनी उंगलियों पर लपटों को महसूस करो हयान, उसे एक आकार दो। मैंने उसे सिखाते हुए अपनी उंगली पर एक छोटी सी मशाल जलाई। हयान की आंखें फटी की फटी रह गईं। वाह ओप्पा, आप कमाल के हैं। यह मुश्किल लग सकता है हयान। जब तक तुम्हें कोई क्लास नहीं मिलती तब तक शायद तुम मंत्र न पढ़ पाओ, पर अपनी ऊर्जा को कंट्रोल करना अभी से सीखो। हयान ने मुस्कुराकर सर हिलाया। जी ओप्पा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। तभी सिस्टम का मैसेज चमका। मैना माना में 1 अंक की वृद्धि हुई। बुद्धिमत्ता इंटेलिजेंस में 1 अंक की वृद्धि हुई। बेहतरीन, मैंने मन ही मन सोचा। पर तभी मुझे कुछ याद आया। मैंने हयान की स्टेटस विंडो दोबारा चेक की और जो देखा उसने मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसका दी। नाम जंग हयान, क्लास जादूगर विज़र्ड कॉमन ग्रेड, मैना 15 लेजेंडरी पोटेंशियल। क्या जादूगर? इसे क्लास कब मिली? हयान अभी भी मासूमियत से मुस्कुरा रही थी। ओप्पा, मेरा मैना आजकल बहुत तेजी से बढ़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी आंखों के सामने हयान का वह मासूम चेहरा अब डरावना लगने लगा। मैंने उसे अभी अभी कहा था कि बिना क्लास के जादू नहीं होता, और इसने चुपचाप अपनी क्लास भी हासिल कर ली और मेरा मैना जो 3 पर था उससे कहीं आगे निकलकर 15 पर पहुंच गई। ये लड़की, यह मासूमियत के पीछे कौन सी ताकत छिपाए बैठी है? ओप्पा, मेरा मैना माना ठीक से काम नहीं कर रहा है। जंग हयान की यह बात सुनकर मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। मैंने उसके चेहरे को गौर से देखा, पर वहाँ वही पुरानी मासूम मुस्कान थी। लेकिन मेरी माइंड्स आई झूठ नहीं बोल रही थी। क्लास जादूगर विज़र्ड कॉमन ग्रेड, विशेषता हाउ टू बी ए विज़ार्ड हीरोइक ग्रेड। हयान ने पहले ही अपनी क्लास हासिल कर ली थी, और वह भी तब जब मैंने उसे जादू का पहला सबक देना शुरू किया था। जहां मुझे क्लास पाने के लिए हजारों पापड़ बेलने पड़े, इसने सिर्फ सिद्धांत समझकर ही हीरोइक ग्रेड की विशेषता हासिल कर ली। यह अविश्वसनीय था। ओ ओप्पा, हयान ने मुझे सोच में डूबा देख घबराते हुए पूछा। आह माफ करना, मैं बस सोच रहा था। तुमने मैना के बारे में पूछा था ना? मैंने तुरंत खुद को संभाला। जी, मैंने कोशिश की, पर यह बहुत मुश्किल है। हयान ने मासूमियत से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और अपना थोड़ा सा मैना उसके अंदर भेजने की कोशिश की ताकि उसे रास्ता दिखा सकूं। लेकिन हयान का मैना टस से मज नहीं हुआ। यह इसलिए नहीं था कि मेरा मैना कमज़ोर था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह मुझे ब्लॉक कर रही थी। उसने जानबूझकर अपनी जादुई ऊर्जा को रोक रखा था। जैसे ही मैंने अपनी बाहें सिकुड़ी, उसने तुरंत अपने मैना को ढीला छोड़ दिया। ओप्पा, आप वाकई कमाल के हैं। वह चाहक उठी। ये लड़की, यह क्या खेल खेल रही है? मैंने मन ही मन सोचा। मैंने उसे आग जलाने का अभ्यास करने को कहा, लेकिन उसने जानबूझकर उस मंत्र को बीच में ही तोड़ दिया और रोने का नाटक करने लगी। मैं बहुत कमज़ोर हूँ ओप्पा, आप मुझे सिखाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और मैं। वह झूठ बोल रही थी। वह अपनी ताकत छिपा रही थी ताकि मैं उसे कमज़ोर समझकर उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताऊं। उसकी यह एक्टिंग किसी ऑस्कर लेवल से कम नहीं थी। पाक हायंग, एक नई चुनौती। तभी एक आवाज़ आई कि यंग जी, क्या आपके पास 1 मिनट है? ये पाक हायंग थी। लीजिए ने इसे मेरे पास भेजा था ताकि यह हमारे बीच एक कड़ी का काम कर सके। हायंग एक हिसाबी कूटनीतिज्ञ, कैलकुलेटिंग डिप्लोमैट स्वभाव की औरत थी। हयान ने हायंग को देखते ही अपनी आंखें सिकोड़ लीं। मैंने हयान को जाने के लिए कहा और हायंग मेरे पास आकर बैठ गई। कि यंग जी, मैंने सुना है कि अगली बार शिकार पर आप कुछ नए लोगों को ले जाने वाले हैं। क्या मैं उनमें से एक हो सकती हूँ? हायंग ने सीधा सवाल किया। हयान ने पहले ही नाम दे दिया है, पर क्या आपको सिर्फ छोटी लड़कियां पसंद हैं? मैं उससे कहीं बेहतर साबित हो सकती हूँ। उस छोटी बच्ची के साथ खेलना उबाऊ नहीं हो जाता। हायंग ने अपनी आवाज़ में एक मादक खिंचाव लाते हुए कहा। वह समझ रही थी कि मुझे औरतों में दिलचस्पी है। वह अपनी हिसाबी फितरत के साथ मेरे करीब आना चाहती थी ताकि वह कैंप में मजबूत बन सके। उसे हयान से जलन हो रही थी। मैं ह्यूनसुंग जी से बात करूंगा, मैंने उसे टालते हुए कहा। हायंग मुस्कुराए और चली गई। हयान का जलता हुआ दिल। दूसरी ओर जंग हयान दूर खड़ी यह सब देख रही थी। कैंप के लोग उसे देखकर कानाफूसी कर रहे थे। देखो, ये तो लोमड़ी निकली। कि यंग ओप्पा को फंसा रखा है। हाँ, अब तो दूसरी औरत भी आ गई, अब इसका पत्ता कट जाएगा। हयान के हाथ कांपने लगे। उसे बचपन से ही सुस्त और बेवकूफ़ कहा गया था। उसके परिवार ने भी उसे इसी वजह से छोड़ दिया था कि यंग ओप्पा ही इकलौते थे जिन्होंने उसे सम्मान दिया था। क्या ओप्पा मुझसे ऊब जाएंगे? ये सोचकर ही उसका कलेजा मुंह को आने लगा। उसकी नसों में मैना का संचार तेज हो गया। उसने अपनी क्लास और ताकत सिर्फ इसलिए छिपाई थी ताकि वह कि यंग के साथ अकेले वक्त बिता सके, उनके बीच की टीचर स्टूडेंट वाली नज़दीकी बनी रहे। लेकिन अब वह हायंग को देख रही थी। तभी पाक हायंग उसके पास पहुंची। ओह,
तुम इंतजार कर रही थी क्या? हाययंग ने एक विजेता वाली मुस्कान के साथ पूछा। हयान ने हाययंग की आंखों में देखा। उसकी मासूम आंखों के पीछे अब एक गहरी और खौफनाक जादुई ऊर्जा सुलग रही थी। अगर कि यंग ओप्पा को कोई छीनने की कोशिश करेगा तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तुम इतनी बेचैन क्यों दिख रही हो छोटी बच्ची? पाक हाययंग की आवाज़ में जहर घुला था। वह जंग हयान के चेहरे के पास झुक गई। हयान ने घबराकर अपनी नज़रें फेर लीं, पर हाययंग कहाँ रुकने वाली थी। तुम एक मज़ेदार खिलौना हो कि यंग जी से मेरी मुलाकात तुम्हें बर्दाश्त नहीं हो रही है ना? ऊपर से भोली दिखती हो पर अंदर से तुम्हारा दिमाग खूब चलता है। तुमने यहाँ पहुँचने से पहले ही इतनी बड़ी मछली की यंग को फंसा लिया। तुम्हारी स्किल्स तो मेरी सोच से भी बेहतर निकली। हयान हकलाते हुए बोली, मैं ऐसी नहीं हूँ हायंग जी। ओप्पा का काम मुझसे कोई लेना देना नहीं है। झूठ मत बोलो कुतिया। हायंग अचानक चिल्लाए, क्या तुम्हें सच में लगता है कि यंग तुम्हें पसंद करते हैं? गलतफहमी में मत रहो। तुम बस सही वक्त पर उनकी नज़रों में आ गई। कि यंग जैसे लोग किसी पर भरोसा नहीं करते। वे लोगों से बहुत जल्दी ऊब जाते हैं और काम निकलते ही उन्हें कचरे की तरह फेंक देते हैं। हयान ने अपने होंठ जोर से काट लिए। उसका चेहरा गर्म हो गया। वह चिल्लाना चाहती थी पर शब्द गले में फंस गए। तुम्हारी बहनें तुम्हें छोड़कर चली गईं, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें त्याग दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम की यंग की पहली प्राथमिकता रहोगी? हाययंग ने हयान के कान के पास झुककर फुसफुसाया, वैसे कि यंग जी मेरी सोच से कहीं ज्यादा बेहतर निकले। मुझसे झूठ मत बोलो। हयान की आंखों में आंसू आ गए। हाययंग मुस्कुराए और उसने हयान को जोर से धक्का दे दिया। हयान जमीन पर गिर पड़ी। हाययंग वहां से हंसते हुए चली गई और पीछे छोड़ गई कैंप के लोगों की गालियां। देखो ये छिनाल अब अकेली रह जाएगी। कि यंग ओप्पा अब इससे ऊब चुके हैं। हयान का दिमाग सुन्न हो गया। क्या ओप्पा वाकई मुझे छोड़ देंगे? क्या मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी? उसके कानों में हाययंग की आवाज़ गूंज रही थी। नहीं, ओप्पा अलग हैं। उन्होंने कहा था कि मैं उनकी बहन जैसी हूँ। कैंप की घोषणा और धमाका। तभी ली जिहे ने सबको इकट्ठा होने के लिए कहा। किम ह्युनसुंग, डोगबू और कि यंग ओप्पा स्टेज पर आए। ह्युनसुंग ने कहा कि कैंप में खाना कम हो रहा है, इसलिए अब नए लोगों को शिकार पर जाना होगा। फिर कि यंग ओप्पा आगे आए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और हवा में एक मंत्र फूंका, ज्वाला फ्लेम। उनकी हथेली से आग की लपटें निकलीं। पूरा कैंप दंग रह गया। मेरा क्लास जादूगर विज़र्ड है। मैं डरा हुआ था पर मैंने लड़ना चुना और मैं मजबूत बना। अब आप लोगों की बारी है। कल मेरे साथ 2 लोग शिकार पर चलेंगे। हयान की धड़कनें तेज हो गईं। उसे यकीन था कि ओप्पा उसका नाम लेंगे। पहली जंग हयान। हयान के चेहरे पर राहत की मुस्कान आई। और दूसरी पाक हाययंग। हयान की मुस्कान वहीं जम गई। हाययंग, वही औरत जिसने अभी अभी मेरा अपमान किया। हाययंग मुस्कुराते हुए स्टेज पर चढ़ गई। शुक्रिया कि यंग जी, मैं आपका साथ निभाने के लिए तैयार हूँ। हयान ने देखा कि यंग ओप्पा हाययंग की तरफ देख रहे थे और उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। तभी हयान के कानों में फिर से वे आवाज़ें गूंजने लगी, वे तुम्हें छोड़ देंगे। वे हाययंग को चुन लेंगे। तुम फिर से अकेली हो जाओगी। रुक जाओ रुक जाओ। हयान बुदबुदाए। उसका मैना माना उसके अंदर पागलों की तरह उबलने लगा। स्टेज पर की यंग ओप्पा ने हाययंग का हाथ पकड़ा ताकि उसे ऊपर खींच सकें। जैसे ही उनके हाथ मिले, जंग हयान के अंदर कुछ टूट गया। उसकी मासूमियत का बांध फट गया। उसकी आंखों का रंग बदल गया। जादुई ऊर्जा उसके चारों ओर एक काले साए की तरह नाचने लगी। ओप्पा मेरे हैं, सिर्फ मेरे। अगर कोई उन्हें छीनने की कोशिश करेगा तो मैं उसे मिटा दूंगी। जंग हयान अब जाग चुकी थी। पर यह कोई नायिका नहीं बल्कि एक खौफनाक जादूगरनी का जन्म था। बुरा नहीं है। कैंप के उन डरे हुए लोगों को जादू का नमूना दिखाना एक मास्टर स्ट्रोक था। किम ह्युनसुंग और पाक डोगबू निस्संदेह शक्तिशाली थे, लेकिन उनकी ताकत सिस्टम से आ रही थी या उनकी शारीरिक बनावट से, यह आम लोगों को समझ नहीं आता था। लेकिन जादू, शून्य से आग का गोला पैदा करना, यह एक ऐसी चीज थी जो तर्क और विज्ञान से परे थी। लोगों को गुफाओं से बाहर निकालने और लड़ने के लिए उकसाने का इससे बेहतर तरीका कोई और नहीं था। जब भीड़ में जोश उमड़ने लगा तो किम ह्युनसुंग धीरे से बुदबुदाया, योजना सफल रही। अभी भी मुश्किलें आएंगी ह्युनसुंग, मैंने जवाब दिया। जो लोग डरपोक हैं वे अभी भी डरेंगे, और कुछ लोग शक्तियों के लालच में ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम उठाएंगे। लेकिन भूखे मरने से तो लड़ना ही बेहतर है, ह्युननिम, डोगबू ने बीच में टोकते हुए कहा। तभी पाक हाययंग मंच की ओर बढ़ी। वह मुस्कुरा रही थी और लोग उसे बधाइयां दे रहे थे। वह हाथ मिलाने के बहाने मेरी हथेली पर अपनी उंगलियां फेर रही थी, एक साफ संकेत। लेकिन मेरी प्राथमिकता अभी वह नहीं थी। जैसे ही मैंने सिर घुमाया, मेरी नज़र जंग हयान पर पड़ी। वह चुपचाप मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में वह पुरानी मासूमियत नहीं थी। हाययंग को देखते हुए हयान की उन शांत आंखों ने मेरी रीढ़ में एक सिहरन पैदा कर दी। धिक्कार है। मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। वह क्या था? वह नज़र, वह इंसान की नहीं लग रही थी। ह्युननिम, क्या हुआ? आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? डोगबू ने फिक्र जताते हुए पूछा। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही, मैंने झूठ बोला। हयान की ओर फिर से देखा तो वह पहले की तरह पागलों की तरह मुस्कुरा रही थी। क्या यह मेरा वहम था? नहीं, मुझे पता था कि कुछ तो बहुत भयानक रूप से गलत हो रहा है। अभियान की शुरुआत, पहला शिकार। अगली सुबह हमारा 5 लोगों का दस्ता शिकार के लिए निकला। योजना सरल थी। डोगबू ढाल लेकर सबसे आगे, बीच में ह्युनसुंग और हाययंग, और सबसे पीछे मैं और हयान। ह्युनसुंग के लिए ये सिर्फ शिकार नहीं था बल्कि कैंप के भविष्य की नींव थी। अगर हम सुरक्षित लौटे तो लोगों का भरोसा बढ़ेगा।
और मेरा लक्ष्य था जंग हयान और पाक हाययंग के बीच के तनाव को संभालना। हयान को बीच में रखना बेहतर नहीं होगा, युननिम, डोकबू ने पूछा। नहीं, वह पीछे मेरे साथ रहेगी। युनसुंग आगे से सुरक्षा देगा, ये सबसे प्रभावी तरीका है, मैंने फैसला सुनाया। युनसुंग ने भी सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही हम अंधेरे गलियारों में दाखिल हुए, पाक हाययंग मेरे बगल में आ गई। डरो मत हाययंग, बस डोकबू के पीछे रहना और मौका मिलते ही भले से वार करना, मैंने उसे ढांढस बंधाया। अगर तुम घबराई तो मरूंगा मैंने मन ही मन सोचा। पीछे मुड़कर देखा तो युनसुंग हयान से बात करने की कोशिश कर रहा था, पर हयान उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर रही थी। उसका सिर झुका था और वह सिर्फ छोटे छोटे जवाब दे रही थी। लेकिन जैसे ही हमारी नज़रें मिली, वह खिल उठी। युनसुंग की तुलना में मेरा पलड़ा अभी भी भारी था। तभी युनसुंग की आवाज़ आई, तैयार हो जाओ, एक राक्षस बाईं ओर है। डोकबू ने तुरंत अपनी ढाल से राक्षस को दीवार की तरफ दे मारा। वाजिक, हड्डी टूटने की आवाज़ आई। राक्षस फंस चुका था। अब हाययंग, वार करो, मैंने चिल्लाकर कहा, पर हाययंग के हाथ कांप रहे थे। वह पत्थर बन चुकी थी। राक्षस घिनौनी आवाज़ें निकाल रहा था और हाययंग बस उसे देख रही थी। बेवकूफ़, सिर्फ बड़ी बातें करना जानती थी। मैंने पीछे से उसका हाथ पकड़ा। उसके कांपते हाथों में भाला मजबूती से थामते हुए मैंने उसके कान में फुसफुसाया, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो हम सब मारे जाएंगे, समझी? जी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैंने उसके हाथ को धक्का दिया। भाला राक्षस के शरीर के पार हो गया। पुक, अजीब सा हरा तरल बाहर निकलने लगा। हाययंग ने भाला छोड़ना चाहा, पर मैंने उसकी पकड़ ढीली नहीं होने दी। अभी मरा नहीं है, मारती रहो। मैं तब तक उसका हाथ पकड़कर वार करवाता रहा जब तक वह राक्षस मांस का एक लोथा नहीं बन गया। हाययंग जमीन पर गिर पड़ी, हौंफते हुए। उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ था। शाबाश, मैंने कहा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। अंधेरे कोने से मैं महसूस कर सकता था कि कोई हमें देख रहा था। जंग हयान, वह हाययंग के कंधे पर मेरे हाथ को देख रही थी। उसके अंदर की आग अब और तेज हो गई थी। युननिम, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि आज राक्षस गायब हो गए हैं? डोकबू ने फुसफुसाते हुए पूछा। आसपास का सन्नाटा सामान्य नहीं था। युनसुंग ने भी शायद यही सोचा था। मुमकिन था कि राक्षस किसी और शोर की तरफ खींचे चले गए हों या कोई और ग्रुप उन्हें मार रहा हो। जोखिम न लेते हुए युनसुंग ने वहीं कैंप लगाने का फैसला किया। तय हुआ कि पहली पहरेदारी वॉच मेरी और पाक हाययंग की होगी, उसके बाद हयान और युनसुंग की, और आखिर में युनसुंग और डोकबू की। पहली पहरेदारी के दौरान पाक हाययंग टूट गई। वह सिसक सिसक कर रोने लगी। भाले से पहली बार किसी की जान लेना उसके लिए एक बड़ा सदमा था। मैंने उसे ढांढस बंधाया। इसे दिल पर मत लो हाययंग, जिंदा रहने के लिए यह जरूरी था। अगली बार तुम्हें खुद के दम पर लड़ना होगा, मैं मदद नहीं करूंगा। पहरेदारी खत्म हुई। युनसुंग और हयान बाहर आए। हयान बिल्कुल नॉर्मल दिख रही थी। जब मैंने उसके सिर पर हाथ रखा तो वह हमेशा की तरह शर्मा गई। मुझे लगा कि शायद कल जो मैंने उसकी आंखों में देखा था वह मेरा वहम था। मैं सोने के लिए अंदर चला गया। डोकबू खर्राटे ले रहा था। थकान की वजह से मेरी आंखें भी जल्दी मुंद गईं। आधी रात का खौफनाक मंजर। आधी रात को मेरी नींद अचानक खुली। मुझे अपने होठों पर कुछ महसूस हुआ, एक अजीब सा स्पर्श। मेरा शरीर जैसे पत्थर का हो गया था, मैं हिल नहीं पा रहा था। मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे बहुत गौर से देख रहा है। तभी हयान की फुसफुसाहट मेरे कान के पास आई, मम्मा। मेरा दिमाग एकदम साफ हो गया। मेरी नींद उड़ गई। मैंने अपनी बाईं आंख बहुत धीरे से खोली और ऊपर की ओर देखा। मेरे ऊपर एक काला साया झुका हुआ था। वह जंग हयान थी। वह मुझसे बात नहीं कर रही थी, वह बस मुझे देख रही थी। वह मेरे बहुत करीब थी, उसके शरीर का स्पर्श और उसके होठों का एहसास। मैं दंग रह गया। क्या उसे कोई बीमारी थी या यह पागलपन की हद तक बढ़ा हुआ लगाव, ऑब्सेशन? वह मेरे साथ जो कर रही थी उससे उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। यह क्या हो रहा है? मैं सांस रोककर पड़ा रहा। मेरा मकसद उससे नज़दीकी बढ़ाना था, पर भाई बहन जैसा रिश्ता, यह पागलपन वाला नहीं। थोड़ी देर बाद हयान मुझसे दूर हुई। मैंने अपनी आंखें जरा सी खोलकर देखा। वह पाक हाययंग की तरफ पीट करके खड़ी थी। वह सोती हुई हाययंग को बिना हिले डुले एकटक देख रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को सोते हुए देख रहा हो। क्या ये नींद में चल रही है? मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हयान ने अपनी क्लास छुपाई थी और अब उसकी यह हरकतें, कुछ तो बहुत भयानक रूप से गलत था। तभी अचानक हयान का सिर बिजली की रफ्तार से मेरी तरफ घुमा। एक सेकंड के लिए हमारी नजरें मिलीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सी हरन दौड़ गई। खौफ के मारे मैंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे नहीं पता था कि उसने मुझे जागते हुए देख लिया या नहीं, पर मैं डर के मारे कांप रहा था। मैं क्यों डर रहा हूँ? क्या यह उसका जादुई प्रभाव है या उसकी कातिल नियत, किलिंग इंटेंट? पूरा कमरा खौफनाक तरीके से शांत हो गया। न हयान की सांसों की आवाज़ आ रही थी, न उसके हिलने की। बस पाक हाययंग की खर्राटे सुनाई दे रहे थे। हयान मेरे पास ही कहीं लेट गई थी, बिल्कुल सटकर। वह एक सेकंड, एक मिनट जैसा लग रहा था। मैं बस दुआ कर रहा था कि सुबह हो जाए। तभी बाहर से युनसुंग की आवाज़ आई, उठने का वक्त हो गया है। मैंने राहत की सांस ली, पर मुझे पता था कि अब हयान के साथ का ये सफ़र एक मौत के खेल में बदल चुका है। सुबह जागने के लिए जब युनसुंग की आवाज़ गूंजी तो वह मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं थी। कल रात का वह खौफनाक अनुभव, वह साया, वह स्पर्श, मैं उसे भूलना चाहता था। सबसे पहले पाक हाययंग उठी, उसके बाद जंग हयान ने करवट बदली। मैं उठने ही वाला था कि तभी पाक डोकबू ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। युननिम, उठ जाए। डोकबू का सही वक्त पर आना अच्छा रहा।
रात भर ठीक से सो न पाने की वजह से मेरा दिमाग सुन्न था। मैंने जानबूझकर हयान की तरफ देखा। वह मेरी तरफ देखकर ऐसे मुस्कुरा रही थी जैसे कल रात कुछ हुआ ही न हो। उसकी आंखों में वही पुरानी मासूमियत थी। कौन सी हयान असली है? मैंने मन ही मन खुद से पूछा। कल रात वाली वह डरावनी परछाई या आज की यह मुस्कुराती लड़की? मैंने भी उसे एक फीकी मुस्कान दी और खुद को तैयार करने लगा। किम ह्युन सुंग ने आज अभियान पर दूर तक जाने का फैसला किया था। कैंप में खाने की कमी और राक्षसों की बढ़ती तादाद हमें जोखिम लेने पर मजबूर कर रही थी। जलन का खेल, एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, मेरा पूरा ध्यान जंग हयान पर था। उसका व्यवहार असामान्य था, इतना कि कोई भी गौर कर ले। मैंने एक अंदाज़ा लगाया, क्या ये जलन जेलसी है? माना कि हम साथ में बहुत कम वक्त रहे हैं, पर इस नर्क जैसी जगह में भावनाएं बहुत जल्दी और बहुत गहराई से पनपती हैं। हयान का कोई नहीं था, उसे उसके परिवार ने त्याग दिया था और अब मैं ही उसके लिए उम्मीद की आखिरी किरण था। उसकी यह भावना अब लगाव से बढ़कर जुनून, ऑब्सेशन में बदल चुकी थी। चलो इसे आजमाते हैं, मैंने सोचा। मैं जानबूझकर पाक हाययन के बगल में चलने लगा। जब वह एक पत्थर से टकराकर गिरने वाली थी, मैंने उसका कंधा पकड़ लिया। सावधान हाययन। शुक्रिया की यंग जी, हाययन ने थोड़ा शर्माते हुए कहा। मैंने तिरछी नजरों से पीछे देखा। हयान की आंखें पाक हाययन को घूर रही थीं। उसकी आंखों में जो नफरत थी, उसे देखकर मेरी रीढ़ में एक बार फिर सिहरन दौड़ गई। किम ह्युन सुंग और डोग बू ने यह महसूस नहीं किया, पर मेरी माइंड्स आई साफ देख पा रही थी। हयान के अंदर एक तूफान उठ रहा था। पाताल का द्वार, नई चुनौती। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, हवा में सड़ांध बढ़ती जा रही थी। तभी मुझे कुछ महसूस हुआ। मैंने माना कि एक लहर। ह्युन सुंग, मुझे आगे कुछ महसूस हो रहा है, मैंने कहा। ह्युन सुंग ने सर हिलाया। वह एक्टिंग में थोड़ा कच्चा था, उसे पहले से पता था कि आगे क्या है। जब हम वहां पहुंचे तो हमें सीढ़ियां दिखाई दीं। ये सीढ़ियां नीचे जा रही हैं, मैंने कहा। इसका मतलब ये ट्यूटोरियल कई मंजिलों में बंटा है। जितना नीचे जाएंगे, खतरा उतना ही बढ़ेगा। शायद यहीं से बाहर निकलने का रास्ता मिले। ह्युन सुंग ने मेरी बात का समर्थन किया, पर अभी हम नीचे जाने के लिए तैयार नहीं थे। हमें पहले हाययंग और हयान को मजबूत बनाना था। शिकार और एक बड़ी गलती। तभी हमें 3 राक्षस दिखाई दिए। ह्युन सुंग ने योजना बनाई, डोग गू दो को संभालेगा, मैं और ह्युन सुंग एक एक को मारेंगे और आखिरी वाले को हाययंग और हयान के लिए ट्रेनिंग डमी की तरह छोड़ देंगे। ह्युन सुंग बिजली की रफ्तार से झपटा और एक राक्षस का हाथ काट दिया। मैंने भी अपने भले में थोड़ा मैना भरा और डोग गू के सामने वाले राक्षस के आर पार कर दिया। अब बारी पाक हाययंग की थी। वह जोश में आ गई और डोग गू की रेंज से बाहर निकलकर अकेले राक्षस पर वार करने दौड़ी। बेवकूफ़ औरत। जैसे ही उसने भाला चलाया, राक्षस ने उसे हवा में ही झटक दिया। हाययंग का संतुलन बिगड़ा और वह जमीन पर जा गिरी। राक्षस उसकी ओर झपटा गया। आक। राक्षस की खौफनाक चीख गूंजी। डोग गू, उसे बचाओ, मैंने चिल्लाकर कहा। हर 5 की टोली में एक बोझ, डेड वेट जरूर होता है, और आज वह बोझ पाक हाययंग थी। पर जो मैंने अगले ही पल देखा, उसने मुझे चौंका दिया। जंग हयान चुपचाप पीछे खड़ी थी और उसके चेहरे पर हाययंग को खतरे में देखकर एक सुकून भरी मुस्कान थी। ये लड़की, ये हाययंग को मरते हुए देखना चाहती है। पाक हाययंग की उस एक चीख ने सब कुछ तबाह कर दिया। राक्षस बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन वे आवाज़ के प्रति बेहद संवेदनशील थे। हाययंग के उस शोर ने इलाके के हर दरिंदे को हमारी मौजूदगी का पता दे दिया था। धिक्कार है। हालात बिगड़ते देख किम ह्युन सुंग ने अपनी रफ्तार का प्रदर्शन किया। उसने बिजली की तेजी से उन राक्षसों का खात्मा किया जो हमारे करीब थे। लेकिन हम जानते थे कि यह तो बस शुरुआत है। सैकड़ों राक्षस हमारी ओर बढ़ रहे थे। ह्युन सुंग ने फैसला किया कि वह अकेले राक्षसों को उलझाएगा ताकि हम सुरक्षित निकल सकें। ह्युन निम, अब हम कहाँ जाएं? डोग गू ने घबराकर पूछा। हम सीधा कैंप नहीं जाएंगे डोग गू। अगर हम राक्षसों के झुंड को वहां ले गए तो वह सबके लिए एक मौत का दावतनामा होगा। हमें रास्ता बदलकर जाना होगा, मैंने जवाब दिया। पाक हाययंग का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसे अपनी गलती का एहसास था, पर अब पछतावे का वक्त नहीं था। मैंने सबको तेजी से भागने का आदेश दिया। हयान खामोश थी, उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सी गंभीरता थी। वह एक भविष्य की ताकतवर जादूगरनी थी, शायद इसीलिए उसे मौत का खौफ नहीं सता रहा था। जादू का पहला असली प्रहार। भागते हुए मैंने अपने दिमाग में जादुई मंत्रों का ताना बाना बुनना शुरू किया। मैंने माना कि उस टावर को बनाना बेहद मुश्किल था, खासकर तब जब आप अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हों। मेरा सिर फटने को था, ऐसा लग रहा था मानो मेरा दिमाग ओवरलोड हो रहा है। धीरे धीरे, बस एक बार, मैंने खुद को शांत किया। हे प्रभु, मेरी पुकार सुनो। शत्रुओं को भस्म करने की शक्ति दो। फायरबॉल। जैसे ही मैंने मंत्र पूरा किया, मेरी हथेली पर एक इंसान की खोपड़ी के आकार का आग का गोला धधक उठा। डोग बू ये देखकर दंग रह गया। इस गोले को बनाए रखना और भागना, दोनों काम एक साथ करना किसी मानसिक प्रताड़ना से कम नहीं था। तभी सामने से 2 राक्षस आए। डोग बू ने अपनी ढाल से रास्ता बनाया। ह्युन निम, अब फायरबॉल। मैंने उस दहकते गोले को राक्षसों की ओर छोड़ दिया। विस्फोट इतना जोरदार था कि हवा के दबाव से मेरा हाथ आसमान की तरफ उछल गया। आग की लपटों ने राक्षसों को अपनी चपेट में ले लिया और वे चीखते हुए दीवारों से जा टकराए। मरे हुए मांस की सड़ंध और आग की गर्मी ने पूरे गलियारे को भर दिया। मैं बुरी तरह हाँफ रहा था, मेरे पैर कांप रहे थे। खौफनाक मोड़, गायब साथी। शाबाश ह्युन निम, रास्ता साफ है, डोग बू चिल्लाया। लेकिन जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। मैंने पीछे मुड़कर देखा और मेरा दिल बैठ गया। डोग गू, हयान और हाययंग कहाँ हैं?
डोगबू ने भी पीछे देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। अभी तो वे हमारे पीछे ही थीं। वे दोनों गायब थीं। मेरे अंदर गुस्से और चिड़चिड़ाहट की लहर दौड़ गई। यह मेरी गलती थी। मैं जादू करने में इतना मशगूल था कि मैंने पीछे ध्यान ही नहीं दिया। पर डोगबू ने भी उन्हें गायब होते नहीं देखा। ये बात समझ से परे थी। वे दोनों इतनी जल्दी हमसे अलग कैसे हो सकती थीं? क्या करें ह्युंगनेम, क्या वे किसी जाल में फंस गई हैं? डोगबू हकलाते हुए बोला। हायंग का जाना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, पर जंग हयान, वह मेरा सबसे कीमती मोहरा थी। उसे इस तरह खोना मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था। तभी मुझे याद आया कि हयान हायंग को किस नज़र से देख रही थी। क्या हयान ने जानबूझकर यह किया? क्या उसने मेरे जादू के शोर का फायदा उठाकर हायंग को कहीं अलग ले जाने के लिए अपना कोई गुप्त मंत्र चलाया? डोगो, जल्दी करो, वे ज्यादा दूर नहीं होंगी, मैंने चिल्लाकर कहा। जैसे ही हम पीछे की ओर भागे, मुझे हवा में मैंने माना कि एक बहुत हल्की लहर महसूस हुई। वैसी ही लहर जो मुझे ट्यूटोरियल के गुप्त द्वार के पास महसूस हुई थी। मेरा शक अब यकीन में बदल रहा था। हयान, तुम क्या करने जा रही हो? गलियारे के उस पार से एक ठंडी सिहरन महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कोई डरावना खेल शुरू होने वाला है। लीजिए कि वह सलाह पाक हायंग के लिए काल बन गई थी। जेहे ने उससे कहा था कि यंग जैसे काबिल मर्द के करीब रहना तुम्हारे लिए बीमा पॉलिसी जैसा होगा। जंग हयान की तरह खास बर्ताव पाना चाहती हो तो शिकार पर अपनी उपयोगिता साबित करो। हायंग ने इसी लालच में अभियान पर जाने का फैसला किया था। उसे लगा था कि यंग ओप्पा को रिझाना आसान होगा, पर वह गलत थी। वह उस खतरे को नहीं पहचान पाई जो साई की तरह उसके पीछे चल रहा था। भूतिया दीवार, खामोश अलगाव। शिकार के दौरान भगदड़ मची कि यंग ओप्पा और डोगबू आगे भाग रहे थे। हायंग और हयान उनके पीछे थीं। पर अचानक, जैसे किसी भूत ने रास्ता बदल दिया हो, हायंग को समझ ही नहीं आया कि कब की यंग और डोगबू उसकी नज़रों से ओझल हो गए। वह एक अंधी गली में अकेली खड़ी थी और उसके साथ थी जंग हयान। हयान चुपचाप दीवार को घूर रही थी और कुछ बुदबुदा रही थी। हयान, तुम्हें पता है ओप्पा कहाँ गए? हायंग ने घबराकर पूछा। हयान ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस अपनी ही धुन में कुछ मंत्र जैसा पढ़ रही थी। वह शक्ति जो मुझे मेरे दुश्मनों से बचाए, जो उन सबको मिटा दे जो मेरा अपना मुझसे छीनना चाहते हैं। पागल औरत, चुप रहो, क्या तुम्हें राक्षसों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही? हायंग ने चिढ़कर एक कदम आगे बढ़ाया। विंड ब्लेड, खौफनाक हमला। अचानक हायंग का संतुलन बिगड़ गया। उसे महसूस ही नहीं हुआ कि क्या हुआ, पर वह धड़ाम से जमीन पर गिरी। अगले ही पल एक असहनीय दर्द ने उसके पूरे शरीर को हिला दिया। उसने नीचे देखा और उसकी रूह कांप गई। उसका बायां पैर उसके शरीर से अलग होकर दूर पड़ा था। खून का फव्वारा फूट पड़ा था। या बचाओ, कोई बचाओ! हायंग पागलों की तरह चीखने लगी। चिंता मत करो हायंग जी, हयान की आवाज़ गूंजी, जो अब हकला नहीं रही थी। मैंने मैना से आसपास की आवाज़ को ब्लॉक कर दिया है। आपकी चीखें बाहर नहीं जाएंगी। आप आराम से मर सकती हैं। हयान, यह क्या? मेरा पैर! जल्दी ओप्पा को बुलाओ। हायंग दर्द से तड़प रही थी। हयान उसके पास आए। उसके चेहरे पर एक अलौकिक और डरावनी मुस्कान थी। उसकी उंगलियों के बीच पन्ने के रंग की हरी हवा तेज धार वाली आरी की तरह घूम रही थी। विंड ब्लेड, मैं यह नहीं करना चाहती थी हायंग जी, पर आप बार बार मेरे ओप्पा को छीनने की कोशिश कर रही थीं। आपने ओप्पा का हाथ पकड़ा, उनसे मीठी बातें की। मुझे बहुत दर्द हुआ। अब आपकी बारी है दर्द सहने की। तुम पागल हो, वह सिर्फ बातें थीं। हायंग ने अपना कटा हुआ पैर थामते हुए चिल्लाया। झूठ! आपने कहा था कि आप उन्हें मुझसे दूर ले जाएंगी। आपने ओप्पा को चुराने की कोशिश की। जो मेरा है उसे कोई नहीं छू सकता। हयान की आंखों में पागलपन की चमक थी। अंतिम प्रहार और यंग की एंट्री। नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं कभी ओप्पा के सामने नहीं आऊंगी। हायंग रेंगते हुए दूर भागने की कोशिश करने लगी। सर्र! एक और जादुई वार हुआ और हायंग का दूसरा हाथ भी कटकर गिर गया। हायंग की आवाज़ अब फटने लगी थी। हयान ने उसके मुंह पर भी मैना का एक पर्दा डाल दिया ताकि उसकी आवाज़ बाहर न निकले। हायंग अब सिर्फ छटपटा सकती थी, बोल नहीं सकती थी। हयान उसके पास झुकी और धीरे से बोली, जब तक आप जिंदा रहेंगी मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। मुझे डर लगा रहेगा कि आप ओप्पा को फिर से रिझाएंगी, इसलिए आपका मिट जाना ही बेहतर है। हायंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। वह बेबसी में अपना सिर हिला रही थी। मौत उसके सामने खड़ी थी। तभी गलियारे के उस पार से एक आवाज़ आई। हयान ने बिजली की रफ्तार से अपना चेहरा घुमाया। उसके चेहरे से वह डरावनी मुस्कान गायब हो गई और तुरंत एक मासूम रोती हुई सूरत बन गई। ओ ओप्पा! वहाँ ली की यंग खड़ा था। उसने खून से सनी हायंग और उसके पास खड़ी हयान को देख लिया था। खेल अब पलट चुका था। क्या कि यंग अपनी बहन की इस दरिंदगी को देख पाएगा, या हयान फिर से अपनी मासूमियत के पीछे इस कत्ल को छिपा लेगी? एनके नवल वर्ल्ड की कहानी अब हुई पूरी, पर ये सफर है लंबा, अब आगे है मंजूरी। लाइक करो, सब्सक्राइब करो।